गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। लास्ट क्लास में हम लोग बातें कर रहे थे सेक्शन 29 कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी कैसे करते हैं उसको कंप्यूट। सबसे पहले पीएनएल अकाउंट हमें गिवन होगा, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट से शुरुआत करेंगे। ठीक है, स्टेप 1। स्टेप 2 होता है एक्सपेंसेस देखना। एक्सपेंसेस चेक कीजिए कि क्या वो एक्सपेंसेस सेक्शन 30 से लेकर 37 में अलाउड होते हैं या नहीं है। आज हम इसके बारे में बातें करेंगे कि सेक्शन 30 से लेकर 37 में कौन कौन से एक्सपेंसेस कवर्ड हो पाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। 28 चार्जिंग सेक्शन, 29 कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी। सेक्शन 30 से लेकर 37 कवर करते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बातें करूँ तो वैसे 37(1) आता है वैसे, बट अभी मैं इसको 37 में डिस्कस करूँगा। फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट, फर्स्ट से शुरू करूँगा। सेक्शन 30, 31 वगैरह आज डिस्कस करने हैं मुझे। तो सेक्शन 30 से लेकर 37 होता है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि हम विच वी कैन से दैट दीज एक्सपेंसेस आर अलाउड, दीज आर जेन्युइन एक्सपेंसेस, दीज आर करेक्ट प्रॉपर एक्सपेंसेस कि आप इसको पीजीबीपी में आप इसको एक्सपेंस मान सकते हैं। दीज आर अलाउड, हम कहते हैं कि दीज एक्सपेंसेस आर अलाउड। तो सबसे पहले आज हम लोग बातें करेंगे सेक्शन 30 के बारे में। सेक्शन 30। अच्छा, उससे पहले ना मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरह का बिजनेस है वो। चलिए फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि आपका कंप्यूटर्स बेचने का बिजनेस है, कि आप कंप्यूटर्स का आपके पास एक शोरूम है। लेट्स से यू हैव अ शोरूम वेयर यू सेल कंप्यूटर्स। होता होगा ना, आपने देखा होगा, आपने अपना लैपटॉप, अपना कंप्यूटर्स वगैरह वहाँ से ख़रीदा होगा। तो दैट पर्सन हैज़ अ बिजनेस, उसका एक काफ़ी बड़ा शोरूम है आपके एरिया में, ठीक है, आपके शहर में, और ही इज़ रनिंग हिज बिजनेस। उनकी इनकम कैसे होती है? ठीक है, मुझे कोई भी बिजनेस मॉडल ले लिया मैंने, फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर के बारे में बातें की, तो इनकी इनकम कैसे होती है सर? जब ये अपने कंप्यूटर्स को सेल करते हैं, कंप्यूटर या अदर एसेसरीज, लैपटॉप्स एट्सेट्रा, तो इनकी इनकम होती है। मुझे प्लीज़ बताइए इनके कौन कौन से एक्सपेंसेस होते होंगे। इस कंप्यूटर शोरूम के काफ़ी सारे एक्सपेंसेस भी तो होते होंगे ना। ठीक है, नॉर्मली बताइए, मैं बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से पूछ रहा हूँ। ठीक है, एक लेमैन से अगर मैं पूछूं कि किसी भी बिजनेस के या स्पेसिफिकली कंप्यूटर बिजनेस के कौन कौन से एक्सपेंसेस होते होंगे, आप मुझसे बोलेंगे कि सर इनका एक कुछ एक्सपेंस होता होगा। सबसे पहले ये कंप्यूटर परचेज़ करते होंगे, या फिर अगर असेंबल करके ला रहे हैं तो ये पार्ट्स परचेज़ करते होंगे। तो सबसे पहले एक मेजर जो इनका एक्सपेंस होता होगा वो कंप्यूटर परचेज़ का होता होगा। दूसरा इनका एक्सपेंस होता होगा कि इनके यहाँ पर एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स हैं जिनको ये सैलरी पे करते होंगे। एग्री हैं? ठीक है। कुछ इनका एडवर्टीज़मेंट के एक्सपेंसेस होते होंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस, कार्टेज, फ्रेट एट्सेट्रा, काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते होंगे। अच्छा मुझे बताइए, जो इनका शोरूम है, ये जो इनके पास ये बिल्डिंग है, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ इट्स अ शोरूम। बिल्डिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग का मतलब मैंने हाउस प्रॉपर्टी में बताया था, बिल्डिंग का मतलब ऐसा मतलब नहीं होता कि बहुत बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए, 2 फ्लोर की, 10 फ्लोर की, 20 फ्लोर की, नहीं। बिल्डिंग का मतलब एक कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर। मुझे प्लीज़ बताइए, जो इनके पास ये बिल्डिंग है, दिस शोरूम, इसके लिए भी तो, ठीक है, इसका भी तो, फॉर एग्जांपल अगर ये शोरूम इनका खुद का नहीं है तो प्लीज़ बताइए क्या ये इस शोरूम का रेंट पे करते होंगे? अपने इस शोरूम का ये लोग रेंट पे करते होंगे, अगर फॉर एग्जांपल इनका खुद का नहीं है, किराए पर लिया हुआ है। या फिर और कौन से रिलेटेड खर्चे हो सकते हैं इस शोरूम की? हो सकता है रिपेयर ये कराएं, हो सकता है कि इस शोरूम की फॉर एग्जांपल इनका खुद का है तो उसके लिए रेंट तो ये पे नहीं करते होंगे। हाँ, बट कुछ लोग क्या करते हैं, अपने बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा लेते हैं, तो इन्होंने अपने इस शोरूम का इंश्योरेंस भी कराया हुआ है। ठीक है,
या फिर हो सकता है जैसे मैंने हाउस प्रॉपर्टी में बताया था कि किसी भी बिल्डिंग के प्रॉपर्टी टैक्सेस आते हैं, जैसे आपके घर है तो घर का हाउस टैक्स आता है, वहाँ की जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी होती है किसी भी बिल्डिंग के लिए वो टैक्सेस कहती है कि म्यूनिसिपल टैक्सेस आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको इसके टैक्सेस पे करने पड़े। मुझे प्लीज़ बताइए, दिस शोरूम, ये जो शोरूम है ये आप अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हो ना। जैसे मैंने अदर मेनली दूसरे एक्सपेंसेस के बारे में बातें करी थी, परचेज, सैलरी, एडवर्टीजमेंट वगैरह, बट राइट नाउ आई एम स्पेसिफिकली कंसर्न्ड अबाउट सेक्शन 30। मैं सेक्शन 30 के बारे में बातें कर रहा हूँ। प्लीज़ मुझे बताइए कि इनकी जो बिल्डिंग है, ये शोरूम है या फिर कोई शॉप है, हो सकता है इनकी फैक्ट्री हो, ठीक है, फैक्ट्री भी तो हो सकती है, उसके लिए ये रेंट पर अगर लिया हुआ है तो रेंट का एक्सपेंस है, या फिर फॉर एग्जांपल अगर रेंटेड नहीं है या रेंटेड भी है तो रिपेयर्स तो कोई भी करा सकता है ना। आप रेंटेड अकोमोडेशन में भी कोई भी रेंटेड प्रमाइसेस में भी आप, अकोमोडेशन इज़ नॉट अ गुड वर्ड हेयर, प्रमाइसेस बोल सकता हूँ, तो आप किसी रेंटेड प्रमाइसेस का भी तो रिपेयर करा सकते हैं, या फिर खुद की आपकी अपनी भी बिल्डिंग है तो भी आप रिपेयर करा सकते हैं। मुझे प्लीज़ बताइए, क्या ये बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं होते? क्या ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं है? बिजनेस एक्सपेंस हैं, दीज आर ऑल्सो बिजनेस एक्सपेंसेस। रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस, ये टैक्सेस, टैक्सेस समझते हैं, उस पर्टिकुलर बिल्डिंग जो आप बिजनेस में यूज़ करते हैं उसका आपको टैक्स देना पड़ता है। सो दीज थिंग्स, दीज एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू योर बिल्डिंग। कौन सी बिल्डिंग? जो आप बिजनेस में यूज़ करते हो। ये वाले खर्चे, परचेज, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, मुझे आज अभी इसकी बातें नहीं करनी है, ये दूसरे सेक्शन में कवर्ड है। बट राइट नाउ सेक्शन 30 डील करता है कि जो बिल्डिंग आप अपने बिजनेस में यूज़ करते हो, द बिल्डिंग विच यू यूज़ इन योर बिजनेस, दैट बिल्डिंग माइट बी योर शोरूम, दैट बिल्डिंग माइट बी योर शॉप, गोडाउन, फैक्ट्री, जो भी बिल्डिंग आप अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं, अगर आप उसके ऊपर कोई भी एक्सपेंस करते हैं तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ बिजनेस एक्सपेंस, और वो बिजनेस एक्सपेंस सेक्शन 30 में अलाउड है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपसे कोई पूछता है सेक्शन 30 क्या होता है पीजीबीपी में, तो सेक्शन 30 इज रिलेटेड टू एक्सपेंस। विच एक्सपेंस? 30 से लेकर 37 हम सारे एक्सपेंसेस के बारे में बातें करेंगे, बट स्पेसिफिकली सेक्शन 30 डील्स विद एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू बिल्डिंग। जो बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चे हैं, कौन कौन से? रेंट ऑफ बिल्डिंग, या फिर अगर आपने रिपेयर्स कराई हैं बिल्डिंग की, रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग, या फिर इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, अगर आपने इंश्योरेंस कराया है बिल्डिंग का, या फिर टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, हो सकता है ना आप म्यूनिसिपल टैक्सेस वगैरह पे करते हो। सो दिस पर्टिकुलर सेक्शन, सेक्शन 30 डील्स विद एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू बिल्डिंग। कौन सी बिल्डिंग? जो बिल्डिंग आप अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हो, वो बिल्डिंग। देखिए, अगर आपके जो घर है, फॉर एग्जांपल एसएससी के पास एक बिजनेस है, उसका शोरूम है और उसका घर भी है, कोई और कहीं और उसका घर है, तो घर की भी तो रिपेयर होती होगी, बट क्या वो एक्सपेंस बिजनेस का एक्सपेंस है? द आंसर इज नो। दैट पर्टिकुलर हाउस इज नॉट बीइंग यूज्ड इन बिल्डिंग, इन बिजनेस, वो तो पर्सनल खर्चा है आपका। हम लोग क्या बातें कर रहे हैं? दैट बिल्डिंग विच इज बीइंग यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, उसका रेंट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, टैक्सेस। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, सर एक बिल्डिंग है उसका आधा पोर्शन हम बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, आधा घर के लिए यूज़ करते हैं, तो मैं बातें करूँगा उस पर्टिकुलर आधे पोर्शन की जो आप बिजनेस के लिए यूज़ करते हो, जिसको हम प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस करेंगे उसके, वो हम बाद में बातें करेंगे प्रोपोर्शनेट की। अभी हम नॉर्मल बातें कर रहे हैं कि शोरूम है, गोडाउन है, फैक्ट्री है, उसका अगर आप रेंट पे करते हो, रिपेयर्स का खर्चा करते हो, इंश्योरेंस का खर्चा करते हो, टैक्सेस का खर्चा करते हो, वो अलाउड है। क्लियर है? अगर आप अपनी बुक में देखते हैं, इफ़ यू कम टू योर पेज नंबर 5.9 पर ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर लिखा हुआ है एडमिसिबल डिडक्शंस अंडर पीजीबीपी। एडमिसिबल का मतलब सम डिडक्शन विच आर अलाउड, एडमिसिबल का मतलब होता है यहाँ पर अलाउड। कौन कौन से खर्चे अलाउड हैं, तो इसकी बातें हमें करनी है सेक्शन 30 से लेकर 37 स्पेसिफिकली 37(1) तक।
बट राइट नाउ वी आर कंसर्न विथ फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन 30. सेक्शन 30 बातें करता है, अगर आप कोई भी एक्सपेंस कर रहे हैं, अगर आप कोई एक्सपेंस कर रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू योर बिल्डिंग, जो आपकी बिल्डिंग से रिलेटेड एक्सपेंस है. किस तरह के एक्सपेंस है? रेंट ऑफ बिल्डिंग, रेट्स एंड टैक्सेस, रेट्स का मतलब भी टैक्सेस ही होता है, रेट्स एंड टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग, रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग या इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग. क्लियर हो गया इतनी बातें? तो मैं फिर वापस आता हूँ. तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये सब हटा देता हूँ. ठीक है. सो वी आर कंसर्न विद सेक्शन 30. सेक्शन 30, अगर आप जो बिजनेस में बिल्डिंग यूज़ करते हो, दैट कुड बी, आई एम अगेन रिपीटिंग, फैक्ट्री हो सकता है, गोडाउन हो सकता है, शॉप हो सकता है, शोरूम हो सकता है. ठीक है, कोई भी बिल्डिंग जो आप बिजनेस में यूज़ करते हो, अगर आप उसका रेंट पे करते हो, तो फर्स्ट मैं बातें कर लेता हूँ रेंट की. अगर आप उसका रेंट देते हो तो वो अलाउड है. ठीक है, जो भी आपका एक्चुअल रेंट है, जो भी आपका एक्चुअल रेंट है. अब देखिए मैंने ये वर्ड क्यों लिखा, जो भी आपका एक्चुअल रेंट है. ठीक है, दैट इज़ अलाउड, वो खर्चा अलाउड है. अलाउड होने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर ये मिस्टर एक्स हैं और इनका ये P&L अकाउंट है और यहाँ पर लिखा हुआ है ना रेंट ऑफ बिल्डिंग, रेंट ऑफ बिल्डिंग, फॉर एग्जाम्पल इनका रेंट जाता है 20,000 रुपीज़ पर मंथ, 20,000, 20,000 पर मंथ, दैट मेक्स 2.4 लाख. पूरे साल के ले लेता हूँ 2.4 लाख. तो जैसे ही आप ये खर्चा देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एक्सपेंस 1, एक्सपेंस 2 में बोल रहा था, और मैंने कहा था कि मैं अब आगे मैं बातें करूँगा नाम लेकर एक्सपेंसेस की. तो आज अगर मैं एक्सपेंस लेता हूँ कि रेंट ऑफ बिल्डिंग, क्या ये एक्सपेंस इज़ एन एडमिसिबल एक्सपेंस, वेदर दिस एक्सपेंस इज अलाउड और नॉट, यू विल से येस सर दिस इज़ अलाउड. और अगर मैं आपसे सेक्शन पूछता हूँ कि कौन से सेक्शन में ये पर्टिकुलर एक्सपेंस अलाउड है, तो यू कैन आंसर मी सर दिस रेंट ऑफ बिल्डिंग इज अलाउड अंडर सेक्शन 30. सेक्शन 30 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, जो PGBP के अंदर आते हैं, तो उसमें सेक्शन 30 अलाउ करेगा रेंट ऑफ बिल्डिंग. ठीक है, रेंट ऑफ बिल्डिंग अलाउ करेगा. अब मैंने यहाँ पर लिखा है जो भी आपका एक्चुअल रेंट है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि एक्चुअल रेंट आपका 20,000 पर मंथ है, तो इंटू 12 करके हुआ 2.4 लाख. सो दिस इज एन अलाउेबल एक्सपेंस. एक्चुअल रेंट अलाउड है बट नॉट नोशनल रेंट. नोशनल रेंट अलाउड नहीं है. इसका मतलब क्या होता है नोशनल रेंट का? व्हाट इज दिस नोशनल रेंट? नोशनल रेंट का मतलब होता है दिस इज नॉट एक्चुअल, दिस इज डीम्ड. डीम्ड का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि देयर इज अनदर पर्सन मिस्टर वाई. मिस्टर वाई एक दूसरे व्यक्ति हैं, इनका भी एक बिजनेस है. ठीक है, किसी भी तरह का बिजनेस मान लेते हैं, मिस्टर वाई का एक बिजनेस है और इनका खुद का अपना प्रमाइसेस है. ही ओन्स अ प्रमाइसेस, ये असेसी ओनर हैं किसी प्रमाइसेस के, और ये कहते हैं कि सर मैं इसका रेंट पे तो नहीं करता, बट हाँ अगर मैं इसको रेंट पर लेता तो मुझे इसका रेंट पे करना पड़ता, रेंट ऑफ बिल्डिंग, लेट्स से 2 लाख रुपीज़ पूरे साल का. मैंने एक रफ एग्जाम्पल ले लिया, 2 लाख रुपीज़. कैसा रेंट है? हमने इनसे पूछा क्या ये एक्चुअल रेंट है? ये बोलेंगे नहीं सर, अगर मैं पे करता इस रेंट को, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती, मैं किसी और को रेंट पर देता तो इतना मेरा खर्च इनकम आती, बट वो इनकम नहीं आ रही है. या फिर इनका कहना है, कैसे भी मैं बोल सकता हूँ, इनका कहना है कि सर अगर मैं इस पर्टिकुलर जगह को, वैसे है तो ये मेरी खुद की अपनी है, बट अगर मैं इस जगह को किसी से रेंट पर लेता तो आई हैव टू, मुझे इतना रेंट पे करना पड़ता. दिस इज कॉल्ड नोशनल रेंट, मतलब डीम्ड रेंट. मुझे बताइए क्या ये इनका एक्सपेंस हो रहा है? आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, क्या ये आप इनका खर्चा मानेंगे? आप बोलेंगे नहीं सर. अगर ये आपकी अपनी बिल्डिंग है तो इसका तो रेंट आप पे नहीं कर रहे हो ना, तो दिस इज नॉट योर एक्सपेंस. ठीक है, अगर आपकी अपनी बिल्डिंग है तो आप इसके ऊपर डेप्रीसिएशन क्लेम कर सकते हो. डेप्रीसिएशन हम पढ़ेंगे, एक सेक्शन आएगा 32, वो बता देगा. बट दिस रेंट जो आपकी खुद की बिल्डिंग है, आप इसके ऊपर रेंट पे नहीं कर सकते. अपने आप को आप रेंट पे करते हुए नहीं दिखा सकते. या फिर आप ये बोलें कि अगर इसका रेंट होता, ठीक है, तो मुझे इतना पे करना पड़ता, तो नहीं सर, दिस इज नॉट डन.
जो एक्चुअल रेंट होता है, जो आप किसी और को पे कर रहे हो, थर्ड पार्टी को, आप खुद ओनर नहीं हो, किसी और को पे कर रहे हो, तो दिस इज़ अलाउड। ठीक है, ये अलाउड है। बट ये रेंट अलाउड नहीं है, क्योंकि आप ये अपने आप को कहते हो कि नहीं सर, अगर मैं खुद को पे करता, या फिर अगर मेरी जगह है खुद की, मतलब आप ओनर हो और ये रेंट आप किसी को पे नहीं करते, तो दिस इज़ नॉट अलाउड। ठीक है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर, एक व्यक्ति हैं मिस्टर जेड, इनके ये भी एक अपना बिजनेस करते हैं, और जिस जगह पर, जिस फॉर एग्जांपल शॉप है इनकी, एक शॉप, जिस शॉप में बिजनेस करते हैं वो इनकी खुद की नहीं है, बस जेड के फादर की है। वो जेड के फादर की शॉप है। हो सकता है ऐसा? हाँ, हो सकता है। तो क्या सर हम अपने फादर को रेंट पे कर सकते हैं? तो वो एक्चुअल है या नोशनल है, मुझे बताइए। क्या असेसी खुद को अपने आप को पे कर रहा है या अपने फादर को पे कर रहा है? अपने फादर को पे कर रहा है, दैट इज एक्चुअल। वो एक्चुअल है, वो नोशनल नहीं है। ठीक है सर, फादर को पे करना, तो फादर को वो कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, नहीं, वो अलग बात है। देखो, फादर की आप इनकम बनाना हाउस प्रॉपर्टी की, और हमारे लिए ये अलाउड हो जाएगा, हमारे लिए अलाउड हो जाएगा, बिकॉज दिस इज एक्चुअल रेंट। क्योंकि असेसी की खुद की बिल्डिंग नहीं है, वो अपने रिलेटिव को रेंट पे कर रहा है, कर सकता है। वो कर रहा है नहीं कर रहा है, वो उसकी मतलब है। मतलब कुल मिला के अगर उसकी खुद की बिल्डिंग है, अगर इफ़ द असेसी, जो असेसी है, अगर उसकी खुद की बिल्डिंग है, दैट इज कॉल्ड नोशनल रेंट, वो अलाउड नहीं होगा। अगर वो किसी और को पे करता है तो अलाउड है, अपने रिलेटिव को पे करता है तो भी अलाउड है। अपने रिलेटिव को आप पे कर सकते हो, हाँ, प्रोवाइडेड रिलेटिव की भी हम इनकम बनाएंगे, क्योंकि उसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो रही होगी। आपके लिए खर्चा माना जाएगा, तो पर उनको टैक्स देना पड़ेगा अपनी हाउस प्रॉपर्टी इनकम के ऊपर। ठीक है, क्लियर हो गया? रिलेटिव्स आगे एक और सेक्शन आएगा। थोड़ा देखो, पीजीबी में ना काफ़ी कुछ इधर उधर रिलेटेड जाएगा, तो मैं आपको कुछ सेक्शन का बीच में रेफरेंस दूंगा, तो आप बिल्कुल भी उससे घबराइएगा मत। ठीक है, मैं रेफरेंस दूंगा, अभी मेरा फ़िलहाल रेफरेंस देने का काम है, बट हम इसको डिटेल में आगे बातें करेंगे। तो एक सेक्शन आएगा 40A2, एक सेक्शन आएगा, वो बोलेगा कि अगर आप रिलेटिव को पेमेंट करते हो तो वो अलाउड हो जाती है, बट आप अनरीजनेबल मत दिखाना, एक्सेसिव मत दिखाना। वो बातें हम वहाँ पे कर लेंगे, तो अभी इसके बारे में मैं और ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा 40A2 के बारे में। बट येस, आप अपने रिलेटिव को पेमेंट कर सकते हैं। अगर वो नॉर्मल जेन्युइन पेमेंट है तो आप नॉर्मल जेन्युइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बट मुझे अभी फ़िलहाल डिस्कस करना है सेक्शन 30। 40A2 भी करेंगे, आराम से अच्छे से करेंगे, बट राइट नाउ अभी फ़िलहाल हमें बातें करनी है सेक्शन 30 की। सेक्शन 30 कहता है कि जो आप अपने बिजनेस में बिल्डिंग यूज़ करते हैं, जो भी आप अपने बिजनेस में बिल्डिंग यूज़ करते हैं, अगर उसका रेंट है, मैं बाकी बातें करूँगा, बट राइट नाउ रेंट, अगर उसका रेंट है तो एक्चुअल रेंट अलाउड है, बट नोशनल रेंट अलाउड नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअल रेंट अलाउड है। पक्का बातें समझ में आती हैं? दूसरा, सेकेंड है रिपेयर्स। अगर आप उस बिल्डिंग की रिपेयर कराते हैं तो बिल्कुल अलाउड है। ठीक है, बिल्कुल अलाउड है, बट इट शुड नॉट बी, इट शुड नॉट बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। इट शुड बी करंट रिपेयर्स। करंट रिपेयर्स का मतलब होता है कि नॉर्मल रूटीन नेचर की रिपेयर हो, रेवेन्यू एक्सपेंस हो तो अलाउड है। इट शुड नॉट बी कैपिटल एक्सपेंसेस, इट शुड बी, रादर इट शुड बी रेवेन्यू एक्सपेंस। अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंस की रिपेयर है, मतलब नॉर्मल वैसे रिपेयर को हम रेवेन्यू ही मानेंगे, बट हाँ, अगर आपको कुछ ऐसा दे दिया कि दैट इज़, वो रिपेयर हुई बट दैट शुड बी कैपिटलाइज्ड, वो कैपिटल नेचर की रिपेयर है, तो फिर हम उसको अलाउ नहीं करते। कैपिटल नेचर के ऊपर तो हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे। डेप्रीसिएशन का एक सेक्शन आएगा 32। ठीक है, अभी हम लोग कर रहे हैं सेक्शन 30, फिर हम 31 डिस्कस करेंगे, फिर 32 डिस्कस करेंगे। तो जो भी चीज़ आप कैपिटलाइज करते हो, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगेगा, फिर उसके ऊपर हम सेक्शन 32 अप्लाई करेंगे, नॉट सेक्शन 30 नहीं अलाउ होगा। तो रिपेयर शुड बी ऑफ करंट नेचर, मतलब रेवेन्यू नेचर की होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी ऑफ कैपिटल एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंसेस ना हो। सबको समझ में आता है? तो मुझे 4 चीज़ें डिस्कस करनी है: रेंट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, रेट्स एंड टैक्सेस। रेट्स एंड टैक्सेस आर सेम एज टैक्सेस। रेंट समझ गए? एक्चुअल रेंट जो आप थर्ड पार्टी को पे करते हो या इवन रिलेटिव को भी पे करते हो तो अलाउड है। अपने आप को पे करते हो
या फिर अपने आप को ऐसा बोलते हो कि अगर मैं ये चीज़ें किराए पर लेता तो मुझे इतना रेंट देना पड़ता, तो दैट्स कॉल्ड नोशनल रेंट। नोशनल रेंट को सर हम अलाउ नहीं करेंगे। रिपेयर्स अलाउड है, रेवेन्यू नेचर की रिपेयर, वैसे रिपेयर आए तो हमेशा उसको रेवेन्यू ही मानिएगा, अनलेस एंड अनटिल आपको असेसी बोलता है, आपका क्लाइंट बोलता है या फिर आपका क्वेश्चन बोलता है कि ये कैपिटल नेचर की है, तो फिर अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, इंश्योरेंस नॉर्मल है, जो भी आपका इंश्योरेंस बना वो आप अलाउ कर देंगे। ठीक है, क्लियर है, इंश्योरेंस भी अलाउड है, कोई इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, अभी हम लोग क्या बातें कर रहे हैं, सेक्शन 30 बातें कर रहे हैं, विच इज़ रिलेटेड टू बिल्डिंग। क्या आप मशीन्स की भी, आप अपने बिजनेस में मशीन यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। क्या आप मशीन की रिपेयर करा सकते हैं? हाँ। क्या वो भी सेक्शन 30 में कवर्ड है? नो, अलाउड है वो, बट नॉट इन सेक्शन 30। उसकी हम बातें करेंगे, 31 आएगा उस पर, या कोई और सेक्शन आ जाएगा उसके ऊपर। बट सेक्शन 30, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सेक्शन 30 स्पेसिफिकली बातें करेगा बिल्डिंग से रिलेटेड। जो आप बिल्डिंग यूज़ कर रहे हो अपने बिजनेस में, दैट इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 30। ठीक है, कोई और एक्सपेंस है, आपके परचेजेज हैं, सैलरी हैं, तो उसके लिए हम दूसरे सेक्शन से आ जाएंगे, बट 30 स्पेसिफिकली 30 बिल्डिंग से रिलेटेड बातें करेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ सकता है आपका। वो क्वेश्चन क्या हो सकता है, आप ये कह सकते हो, मैं रेंट से ले लेता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, रेंट से आपका ये एग्जाम्पल बताता हूँ। आपको पता है कि आप रेंट पे करते हैं, अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज एन असेसी मिस्टर सोमेश, इनका कोई बिजनेस है और इनके पास एक बिल्डिंग है जो रेंटेड है, और इसका रेंट है लेट्स से 10,000 पर मंथ। ठीक है, लेट्स से एक शॉप है इनके पास और इन्होंने इसको रेंट पर लिया हुआ है एट ₹10,000 पर मंथ पर। ठीक है, ये बातें समझते हैं, 10,000 पर मंथ पर। मुझे बताइए, ये खर्चा अलाउड है ना? रेंट ऑफ बिल्डिंग, इट्स एन अलाउेबल एक्सपेंस। जब आप इसको इनके पीएनएल अकाउंट में देखें तो आप बोल देना कि सर ये एक्सपेंस अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शन 30 रेंट ऑफ बिल्डिंग को अलाउ करता है। इट इज़ नॉट नोशनल, इट इज़ एक्चुअल। ठीक है, इन्होंने किसी से रेंट पर लिया हुआ है। किससे रेंट पर लिया हुआ है? मान लेते हैं मिस्टर जतन से किराए पर लिया हुआ है। ठीक है, जतन को ये रेंट पे करते हैं। ठीक है, ही इज़ मिस्टर सुमेश, इन्होंने बिल्डिंग रेंट पर ली हुई है। फैक्ट्स क्लियर हैं आपको? पूरे साल बिल्डिंग किराए पर ली, इसका रेंट बनता है 10,000 इंटू 12, 1,20,000 अलाउेबल एक्सपेंस है। लेट्स से माय पॉइंट हेयर इज, लेट्स से मिस्टर सुमेश ने पूरे साल का रेंट बनता था 1,20,000 रुपीज, बट अभी तक ड्यूरिंग द ईयर पेड ओनली ₹1,00,000। इन्होंने 1,00,000 ही पे करे हैं। अभी 20,000 का बाकी जो रिमेनिंग है रेंट आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग समझते हो? रेंट पे करना था, ड्यू हो गया है, बट अभी तक पे नहीं करा है। तो पूरे साल में क्वेश्चन ये आया कि जब आपने इनका पीएनएल अकाउंट देखा, ठीक है, जब आपने इनका पीएनएल अकाउंट देखा तो यहाँ पे लिखा था टू रेंट 1,20,000, क्योंकि इनका 1,20,000 का खर्चा था। बट आगे और डिटेल बताई हुई है कि इस 1,20,000 में से 1,00,000 ही पे हुए हैं अभी तक, 20,000 अभी तक पे नहीं करे हैं। मतलब पे कर देंगे बट स्टिल इट इज़ आउटस्टैंडिंग। हो सकता है ना, देखो जब आप रेंट पे करते होंगे तो एंट्री क्या करते होंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक पे कर देते होंगे। बट अगर आउटस्टैंडिंग, ऑल्दो अकाउंटिंग नहीं समझा रहा मैं, जर्नल एंट्रीज नहीं बता रहा, बट स्टिल इतना थोड़ी छोटी मोटी जर्नल एंट्री तो आनी चाहिए हमें। इनकेस अगर आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट समझते हो, मतलब अभी हमें पे करना है, अभी हमने पे नहीं किया, तो उसकी एंट्री आप क्या करते हो, उसकी एंट्री आप करते हो रेंट अकाउंट डेबिट
टू आउटस्टैंडिंग रेंट। यही करते हो ना, रेंट खर्चा है, आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी है। जब आप नॉर्मली पे करते हो तो एंट्री क्या करते हो, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब आप पे कर देते हो डायरेक्टली, रेंट अकाउंट खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, और टू बैंक मतलब पैसे चले गए, अभी पैसे नहीं दिए तो आउटस्टैंडिंग रेंट। कुल मिला के जब पैसे दिए तो भी रेंट डेबिट हुआ, पैसे नहीं दिए तो भी रेंट डेबिट तो हुआ ना, मतलब एक्सपेंस तो था पूरे साल का। तो इसलिए आपने रेंट का टोटल खर्चा लिखा हुआ 1,20,000, बट स्टिल आपकी अभी 20,000 की लायबिलिटी शो हो रही है, बिकॉज आपने आउट ऑफ 1,20,000 1 लाख पे कर दिया, 20,000 पे नहीं करा। मेरा क्वेश्चन बस आपसे ये है कि क्या ये पूरा का पूरा 1,20,000 अलाउड है या 1 लाख अलाउड है? कुल मिला के मैं अपना क्वेश्चन रिफ्रेस करता हूँ, क्या ये रेंट अलाउड है ऑन अक्रूवल, मतलब ड्यू बेसिस? ड्यू बेसिस पर क्या इसको रेंट को अलाउ कर दोगे, क्योंकि 1,20,000 का ड्यू तो हुआ है, आपको पे करना था। या फिर ऑन कैश बेसिस? कैश बेसिस का मतलब है कि जितना पे करा क्या उतना ही हम लिखें यहाँ पर, क्या इसमें से सिर्फ 1 लाख ही अलाउड है या फिर पूरा 1,20,000 अलाउड है? मतलब कुल मिला के मैं दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ दूसरी लैंग्वेज में, कि क्या आप इसको पूरा का पूरा ड्यू बेसिस पर अलाउ कर दोगे या फिर जितना भी आपने पेमेंट करी है मतलब कैश बेसिस उस हिसाब से अलाउ होगा? क्वेश्चन बस इतना सा है। 20,000 का एक्सपेंस है बट स्टिल इट इज़ आउटस्टैंडिंग, आपने पे नहीं किया है। तो मेरा क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप 1,20,000 पूरा अलाउ कर दोगे ऑन ड्यू बेसिस या फिर कैश बेसिस पे 1 लाख अलाउ करोगे? इसका आंसर हमें मिलता है सेक्शन 145 में। देखिए मैं काफ़ी सारे सेक्शन जंप कर रहा हूँ और मैं डायरेक्टली आ रहा हूँ एक सेक्शन पर which is quite important section when we read PGBP. Section 145. Section 145 डील करता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग से। ऑल्दो अकाउंट्स नहीं बनाने हमें, बट ये कहता है कि जब आप टैक्स कैलकुलेट करें तो आप अकाउंटिंग किस हिसाब से लें, क्या वो ड्यू बेसिस पर लें या फिर उसको हम कैश बेसिस पे लेंगे। तो देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 145। अभी मैं आपको इसको बुक से भी रीड कराऊंगा। सेक्शन 145 कहता है कि जब आप पीजीबीपी की इनकम कंप्यूट करते हैं, जब आप पीजीबीपी की इनकम कंप्यूट करते हैं तो आप अकाउंटिंग करिए जैसा कि असेसी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है। आई एम अगेन रिपीटिंग, इन केस अगर असेसी ड्यू बेसिस पर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है, और ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि हमेशा ड्यू बेसिस पर ही अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, बहुत कम सिनेरियोज हैं जहां पर कैश बेसिस पर भी अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, बट स्टिल होते तो हैं कैश बेसिस पर भी। सेक्शन 145 सेज कि पीजीबीपी की कंप्यूटेशन आप एक्सपेंसेस किस अकॉर्डिंग लेंगे, किस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे, कैश बेसिस पर या ड्यू बेसिस पर, तो दोनों ही ठीक हैं। ड्यू बेसिस पर भी कर सकते हैं और कैश बेसिस पर भी कर सकते हैं। अगर हम ड्यू बेसिस पर कर रहे हैं तो 1,20,000 पूरा अलाउ हो जाएगा, वेदर इट इज पेड और नॉट। आई एम अगेन रिपीटिंग, इन केस वी आर फॉलोइंग ड्यू बेसिस तो ये पूरा 1,20,000 अलाउ हो जाएगा। इन केस वी आर फॉलोइंग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो फिर हम 120 नहीं अलाउ करेंगे, कितना अलाउ करेंगे? 1 लाख। आई एम अगेन रिपीटिंग, सेक्शन 145 कहता है कि जब आप पीजीबीपी की इनकम कंप्यूट करते हो, जब आप पीजीबीपी की इनकम कंप्यूट करते हो तो एज पर द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय द असेसी, जो असेसी है वो किस तरीके से अपनी अकाउंट्स बना रहा है, अगर वो ड्यू बेसिस पे बना रहा है तो आप सारे के सारे एक्सपेंसेस और इनकम ड्यू बेसिस पर लीजिएगा, मतलब अकाउंटिंग ड्यू बेसिस पर कीजिएगा। ड्यू बेसिस का आप लोग जानते होंगे एक और नाम होता है, ऑल्दो अक्रूवल तो आप सब लोग जानते हैं, एक और नाम होता है मर्केंटाइल सिस्टम। अगर किसी को नहीं पता तो प्लीज़ जान लीजिए, ड्यू बेसिस बोले या मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बोले, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, दूसरा तरीका होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, जहाँ पर हम लोग ने जितना पे किया है ड्यूरिंग द ईयर हम उतना ही एक्सपेंस मानते हैं, या फिर जितना भी इनकम रिसीव हुई है ड्यूरिंग द ईयर, एक्चुअल रिसेट
और एक्चुअल पेमेंट को हम कैश बेसिस मानते हैं, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, क्या 1,20,000 अलाउड होगा या फिर 1 लाख अलाउड होगा, तो आप कह सकते हैं कि सर हमारा भी एक क्वेश्चन है कि असेसी अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करता है। अगर असेसी मर्केंटाइल सिस्टम दैट इज ड्यू बेसिस फॉलो करता है तो ये 120 पूरा अलाउ हो जाएगा, वेदर दिस एक्सपेंस हैज़ एक्चुअली पेड और नॉट। बस ये बता दीजिए एक्सपेंस है ना, हाँ सर एक्सपेंस है, हमने पूरे साल राउंड द ईयर हमने रेंट देना था, ऑल्दो हमने नहीं दिया बट स्टिल ड्यू तो हुआ है, तो ये अलाउड हो जाएगा। इन केस आपका क्वेश्चन ये कहता है कि असेसी कैश बेसिस पर अकाउंटिंग मेंटेन करता है, तो उस केस में आप इसको फिर 1 लाख ही अलाउ करेंगे। जो अगर यहाँ पर इन केस अगर एक्सेस 20,000 लिखा है, वैसे तो लिखा नहीं होगा क्योंकि कैश बेसिस अकाउंटिंग है, बट इन केस अगर लिखा हुआ है तो जितना एक्चुअली पे हुआ है उतना ही आप अलाउ करेंगे, ठीक है। तो 145 सेज वाइल कंप्यूटिंग योर पीजीबीपी एज पर द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय द एसएससी। अब मैं आपको एक नॉर्मल बात बता दूं, इन केस क्वेश्चन साइलेंट हो, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि असेसी अपने अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करता है, वेदर ऑन ड्यू बेसिस और कैश बेसिस, तो हमेशा हम क्या फॉलो करते हैं, ड्यू बेसिस। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट ऑलवेज फॉलो ड्यू बेसिस, मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। इन केस क्वेश्चन ये कहता है कि असेसी अपने अकाउंट्स कैश बेसिस पर फॉलो करता है तो फिर हम कैश बेसिस लेंगे, ठीक है। अब जरा मैं इसको एक एग्जाम्पल से और बताना चाहूँगा। इफ़ यू कम टू पेज नंबर, अच्छा देखो यहाँ पर लिखा भी है पेज नंबर 5.9 पर, सेक्शन 145 मेथड ऑफ अकाउंटिंग, पीजीबीपी इनकम शैल बी कंप्यूटेड इन ऑन अक्रूवल बेसिस या कैश बेसिस एज पर द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय द असेसी। जैसा असेसी अपने अकाउंट्स करता है तो आप पीजीबीपी की इनकम भी वैसे ही कंप्यूट करेंगे, सारे एक्सपेंसेस भी अक्रूवल बेसिस पर, मर्केंटाइल सिस्टम बेसिस पर या कैश बेसिस पर एज पर द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय असेसी, ठीक है। यहाँ पर लिख भी लीजिए, ड्यू बेसिस बोले, अक्रूवल बेसिस बोले, इट्स वन एंड द सेम थिंग। एक और नाम है मर्केंटाइल सिस्टम या मर्केंटाइल बेसिस। तो एक होता है ड्यू बेसिस, दूसरा होता है कैश बेसिस। जैसे भी अपने असेसी फॉलो करता है वैसे आप फॉलो करेंगे, और जनरली हम लोग यूज़ करेंगे, जनरली हम लोग ड्यू बेसिस ही लेते हैं, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफिकली क्वेश्चन मेंशन किया था कैश बेसिस। एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे, इफ यू कम टू पेज नंबर 5.10, देयर इज एन एग्जाम्पल, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 21 ऑफ मिस्टर एक्स इज गिवन बिलो। यानी कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है फॉर द ईयर 2020-21 का, ईयर एंडिंग 21 है ना, मार्च 21, प्रीवियस ईयर 2021 का हमें पीएनएल अकाउंट दिया हुआ है, एंड इट इज़ जस्ट एन एक्सट्रैक्ट, पूरा का पूरा पीएनएल अकाउंट नहीं है। देख लीजिए आप, इनकम की साइड में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो दिस इज जस्ट एन एक्सट्रैक्ट, पीएनएल अकाउंट का एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है हमें। अब एक्सपेंसेस देखने हैं, याद कर लीजिए कि हम लोग अपनी पीजीबीपी की इनकम कैसे कंप्यूट करते थे, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, स्टेप 1 याद आता है, सेक्शन 29, स्टेप 1 नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, और फिर हम अपने एक्सपेंसेस देखते थे, फिर इनकम देखते थे, इनकम नहीं है, इन्फॉर्मेशन भी देखते थे, इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। अब प्लीज़ मुझे बताइए, रेंट ऑफ बिल्डिंग अलाउड होता है या नहीं होता? हाँ सर अलाउड होता है। क्या लिखेंगे आप? सेक्शन 30, मेरे साथ लिख लीजिए अपनी बुक में। हम देखते हैं ना अपने सेकेंड स्टेप में कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउड है, तो हम एक एक करके एक्सपेंसेस को चेक करेंगे, वी विल स्कैन दोज एक्सपेंसेस। तो पता चला रेंट ऑफ बिल्डिंग इज़ 1,20,000, और हमें पता है कि बिल्डिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस, रेंट, रिपेयर्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग सब अलाउड होते हैं सेक्शन 30 में। दूसरा बताइए, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग अलाउड है क्या? हाँ अलाउड है, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग अलाउड है, बिल्डिंग का रिलेटेड खर्चा है,
एज्यूम क्या करेंगे, बिजनेस की बिल्डिंग है ऑब्वियसली, कुछ नहीं दिया हुआ। अगर ये बोलता कि ये पर्सनल बिल्डिंग है तो मैं अलाउ नहीं करता ये एक्सपेंस को, बट अभी नॉर्मल दिया हुआ है तो क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा मानेंगे कि बिजनेस की ही होगी। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का इंश्योरेंस बिल्कुल अलाउड है, सेक्शन 30, तीनों ही एक्सपेंसेस अलाउड है। अच्छा, इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, रेंट ऑफ बिल्डिंग इज पेड ओनली ₹20,000। अब देखो रेंट कितना था, 1,20,000, बट सिर्फ कितना पे किया है, 20,000 रुपीज़ का। तो क्या सिर्फ 20,000 अलाउड है, पूरा 120 अलाउड होगा? क्वेश्चन साइलेंट है। हम क्या मानते हैं कि मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो हो रहा होगा, ड्यू बेसिस, तो पूरा का पूरा 120 ही अलाउ होगा। दिस इज नॉट रिलेवेंट, ये मेरे क्वेश्चन आंसर को चेंज नहीं करेगी, दिस विल नॉट चेंज माई आंसर। आपने रेंट कितना भी पे किया हो, इट्स ओके, जितना भी ड्यू हुआ है वो पूरा का पूरा अलाउड है। 1,20,000 रुपीज़ अलाउड है, ऑल्दो अभी सिर्फ 20,000 ही पे किए हैं, 1 लाख आउटस्टैंडिंग होंगे, देख लीजिए 1 लाख आउटस्टैंडिंग होंगे, बट इट्स ओके, अलाउड है। रिपेयर ऑफ बिल्डिंग पेड 4 लाख। अब देखो रिपेयर ऑफ बिल्डिंग 5 लाख का खर्चा था, बट अभी 4 लाख ही पे किया है, 1 लाख आउटस्टैंडिंग है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ड्यू बेसिस पर कर रहे हो तो पूरा अलाउड है। हाँ, अगर कैश बेसिस पर अकाउंटिंग हो रही होती तो 4 लाख अलाउड होता, और फिर 1 लाख एक्स्ट्रा ऐड बैक कर देते, क्योंकि 1 लाख अलाउड नहीं होता। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग इंक्लूड प्रीपेड इंश्योरेंस ₹50,000, प्रीपेड इंश्योरेंस। अब मुझे बताइए, 3 लाख हमने पे कर दिया, 3 लाख तो पे कर दिया, ठीक है, बट इसमें इंक्लूड था, इस 3 लाख में इंक्लूड था प्रीपेड इंश्योरेंस, मतलब आगे के ईयर का, तो वो तो इस साल ड्यू नहीं हुआ। तो जब आप मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, क्वेश्चन में कहाँ लिखा सर मर्केंटाइल सिस्टम है, मैंने क्या कहा था, इफ़ द क्वेश्चन इज साइलेंट ऑलवेज एज्यूम दैट द असेसी इज फॉलोइंग मर्केंटाइल सिस्टम। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब हमेशा एग्जामिनर भी मानता है, ऐसा आपको देने की ज़रूरत नहीं है कि एज्यूम कर रहे हैं मर्केंटाइल सिस्टम है, देना चाहते हैं दे दीजिए, बट इट इज़ नॉट दैट मच रिक्वायर्ड, बिकॉज जनरली हम लोग अकाउंट्स अपने अक्रूवल सिस्टम, मर्केंटाइल सिस्टम बेसिस पर ही बनाते हैं। तो यहाँ पर 3 लाख रुपए जो इंश्योरेंस के हैं, उसमें 50,000 रुपये तो एक्स्ट्रा पे कर दिए हमने, तो 3 लाख अलाउड होंगे क्या? नहीं। अगर कैश बेसिस अकाउंटिंग हो रही होती तो 3 लाख अलाउड है, बट इसमें 50,000 नेक्स्ट ईयर के हैं, वो तो अभी ड्यू नहीं हुए, तो वो अलाउड नहीं होंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे? लेट्स से हमें पीजीबीवी की इनकम निकालनी है, मेरे साथ लिखिएगा सॉल्यूशन। कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी इनकम, क्या नाम है एसएससी का, ऑफ मिस्टर एक्स, असेसमेंट ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर था ना 2021, मतलब असेसमेंट ईयर 21-22। स्टेप 1 क्या होता है? नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट 10 लाख, गिवन है ना 10 लाख, ये रहा, तो 10 लाख हमारा नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट है, रुपीज़ है। स्टेप 2 क्या होता है? एक्सपेंसेस देखना, अपने P&L अकाउंट की डेबिट साइड देखना। रेंट ऑफ बिल्डिंग सेक्शन 30 अलाउड है, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग अलाउड है, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग अलाउड है, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग अलाउड है। अभी इन्फॉर्मेशन का हमारा नेक्स्ट स्टेप है, मतलब नेक्स्ट स्टेप होता है इनकम का, इनकम यहाँ पर नहीं है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा। तो स्टेप 1 होता है नेट प्रॉफिट लिखना, स्टेप 2 होता है एक्सपेंसेस देखना, एक्सपेंसेस सारे सही लग रहे थे, बिल्डिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। स्टेप 3 इनकम की साइड देखना, इनकम की साइड नहीं है, गिवन नहीं है, तो छोड़ देंगे। स्टेप 4 होता है इन्फॉर्मेशन देखना। अब इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आई रेंट ऑफ बिल्डिंग इतना ही पे हुआ है 20,000, बाकी का आउटस्टैंडिंग है, हम बोलेंगे कोई बात नहीं, अक्रूवल सिस्टम पर पूरा अलाउड है, तो इसका हमें कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर आप चाहें तो एक नोट दे सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ने जब आपको क्वेश्चन में ये मेंशन करा है और आप इसके बारे में कुछ नहीं कोट कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं लगता है, तो आप इसका नोट दे दीजिएगा कि रेंट ऑफ बिल्डिंग ड्यू बेसिस पर अलाउड हो जाएगा। रिपेयर ऑफ बिल्डिंग के बारे में भी एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 4 लाख ही पे हुए हैं, कोई बात नहीं, ड्यू बेसिस पर अलाउ कर देंगे। हाँ, बट इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग 3 लाख है और इसमें इंक्लूडेड है नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, तो वो तो अभी ड्यू नहीं हुआ, तो हम 50,000 को
ये वहाँ यहाँ से 50,000 एक्स्ट्रा एक्सपेंस हमने करा हुआ है। ये एक्चुअली कितना होना चाहिए था, 2.5 लाख पक्का, क्योंकि इसमें 50,000 एक्स्ट्रा इंक्लूडेड है। तो 50,000 को यहाँ से हटा दें, जैसे हम एक्सपेंस को यहाँ से हटाते हैं तो क्या हो जाता है, प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। तो लिखिएगा, समझ में आ रहा है ना, प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। ऐड सिंपल क्या लिख सकते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस, सिंपल बस प्रीपेड इंश्योरेंस ऐड बैक कर दीजिए, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। 50,000 को ऐड कर देंगे आप। तो हमारा सारी चीज़ें हो गई, सारे स्टेप्स हो गए हैं, स्टेप 1 2 3 4, इन्फॉर्मेशन भी देख ली। तो हमारे पास 10,50,000 आ जाता है। दिस इज़ आर PGBP की इनकम। और अगर आप कुछ नोट देना चाहें तो नोट भी दे सकते हैं। नोट क्या देना चाहेंगे आप, नोट नंबर 1, क्योंकि इन्फॉर्मेशन में 2 चीज़ें थी जिसको हमने शो नहीं करा है, तो हम इसके बारे में लिख देते हैं, रेंट एंड रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग आर अलाउड ऑन ड्यू बेसिस, ठीक है। नोट दे दीजिए जिससे कि एग्जामिनर को पता रहे कि आपने बिल्कुल सही किया है, इसको इग्नोर करके मतलब इसको आपने कंप्यूटेशन में नहीं लिया है, ठीक है। डन। अब हम ये बात समझते हैं कि हम लोग PGBP की अकाउंटिंग करते हैं एज पर द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय द SSC। अगर SSC अक्रूवल सिस्टम फॉलो कर रहा है तो सारे एक्सपेंसेस और सारी इनकम अक्रूवल सिस्टम के हिसाब से ही लेनी है, मतलब ड्यू बेसिस पर लेनी है। क्वेश्चन साइलेंट है तो ड्यू बेसिस ही लेंगे, बट हाँ क्वेश्चन में अगर गिवन है कैश बेसिस तो कैश बेसिस पर अकाउंटिंग करेंगे। मैंने आपको जब सेक्शन में 30 करा रहा था तो मैंने आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें लिखवाई थी। 1 मिनट में इसको हटा देता हूँ। सेक्शन 30 में मैंने आपसे कहा कि बिल्डिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस लाइक रेंट ऑफ बिल्डिंग, रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग अलाउड है। और ये भी कैसे अलाउड है, अगर पे नहीं भी हुआ तो भी अलाउड है, कोई बात नहीं, सारे एक्सपेंसेस सेक्शन 30 के लिए नहीं, सारे एक्सपेंसेस हम लोग कहेंगे, क्योंकि सेक्शन 145 तो ओवरऑल PGBP के बारे में बातें कर रहा था। ऑल्दो सेक्शन 145 में बताऊंगा 2 चीज़ों के बारे में बातें करता है, PGBP और IFOS। वो बात मैं IFOS में करूंगा, बट राइट नाउ PGBP। सेक्शन 145 कहता है कि PGBP की पूरी अकाउंटिंग एज पर द मेथड ऑफ अकाउंटिंग, जैसे कि SSC फॉलो कर रहा है वैसे कीजिए। तो हम सारे के सारे एक्सपेंसेस अलाउ करेंगे ड्यू बेसिस पर, चाहे पे हुए हो या ना पे हुए हो। बट देयर इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन, आगे एक सेक्शन आएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन का नंबर है 43B। ये सेक्शन तो आपको पूरा का पूरा अच्छे से याद होना चाहिए नंबर के साथ, 43B। मैं इसको काफ़ी बार अपने इस लेक्चर्स में, ड्यूरिंग दिस PGBP लेक्चर्स में काफ़ी बार 43B का रेफरेंस लूँगा, तो आपको मुझे याद कराना ही कराना है, आप याद कर ही लेंगे इसको। एक आगे सेक्शन आएगा, मैं इसको आगे डिटेल में डिस्कस करूँगा, बट अभी इस समय मैं सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पर काम है 43B से। 43B कहता है सर्टन एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस आर अलाउड ओनली ऑन कैश बेसिस even if accounts are maintained on due basis। सब लोग समझ रहे हैं? 43B क्या कहता है? 43B कहता है कि certain expenses, कुछ expenses हैं, कुछ लिस्ट है, कुछ 5-6 खर्चों की लिस्ट है। कौन कौन से खर्चे आते हैं उसमें, मुझे अभी सिर्फ उसमें से एक डिस्कस करना है। अभी फॉर द टाइमिंग 43B आएगा तो मैं सारे डिस्कस करूंगा जब उसका नंबर आएगा। आई एम अगेन रिपीटिंग, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 43B, 43 स्मॉल बी नहीं है, कैपिटल बी, ठीक है। मैंने कोई ब्रैकेट नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, कोई डैश नहीं लगाया, 43B, ठीक है। ऐसी है ये 43B, ऐसी आपको याद करना है, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। 43B नॉर्मल।
तो 43B ये कहता है कि कुछ एक्सपेंसेस, सर्टन एक्सपेंसेस आर अलाउड, वो अलाउड होते हैं ओनली ऑन कैश बेसिस, अगर उसका पेमेंट हुआ हो तभी अलाउड है, इवन इफ द अकाउंट्स आर मेंटेन्ड ऑन ड्यू बेसिस, अगर असेसी अपने अकाउंट्स ड्यू बेसिस पर भी करता है तो भी कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं वो पेमेंट बेसिस पर ही अलाउड होंगे। अब देखो मैं थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा हूं सेक्शन 145 के, क्योंकि 145 ये कहता था, सेक्शन 145 मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन रिलेशन टू पीजीबीपी, जब हम पीजीबीपी के बारे में सेक्शन 145 को देखते हैं तो वो ये कहता है कि आप अपने अकाउंटिंग करें, अकाउंटिंग मतलब जब अपना टैक्स निकालें, जब अपने एक्सपेंसेस देखें, जब अपनी इनकम देखें, तो अपनी अकाउंटिंग करें ड्यू बेसिस पर। अगर आप अकाउंटिंग करते हैं, अपने नॉर्मली अकाउंट्स ड्यू बेसिस पर बनाते हैं, तो सारे के सारे खर्चे भी ड्यू बेसिस पर मान लिए जाएंगे। ड्यू बेसिस पर मतलब इवन इफ दे आर नॉट पेड तो वो भी मान लिए जाएंगे। बट इसकी एक्सेप्शन है 43B। 43B ये कहता है कि कुछ एक्सपेंसेस हैं, कुछ 5-6 एक्सपेंसेस के बारे में बातें करता है 43B। 43B ये कहता है कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं उनको आप तभी मानिएगा, तभी अलाउ करिएगा अगर उसका पेमेंट हुआ हो। इनकेस अगर आपने अभी उसको पे नहीं कराए, ऑल्दो वो ड्यू हो गए थे, बट अगर आपने उसको पे नहीं किया है तो हम उसको अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब हम 43B पढ़ते हैं, ठीक है, लिखना नहीं है अभी आपको, सिर्फ समझिए, जब हम 43B पढ़ते हैं तो वो एक लिस्ट देता है और उसका जो फर्स्ट पॉइंट है उस लिस्ट में वो ये लिखा है वहां पर, किसी भी तरह का एनी टाइप ऑफ टैक्स जो आप पे करते हो पेबल टू गवर्नमेंट, अगर किसी भी तरह का टैक्स है, किसी भी तरह का टैक्स है, एनी टाइप ऑफ टैक्स, लिखना नहीं है ये, सिर्फ समझिएगा। 43B में और भी पॉइंट्स हैं, 2, 3, 4 ऐसे करके 5-6 पॉइंट्स हैं वहाँ पर, बट मुझे अभी सिर्फ फर्स्ट पॉइंट बताना है आपको। वो कहता है अगर आपका कोई भी बिजनेस एक्सपेंस है, कौन सा बिजनेस एक्सपेंस है, किसी तरह का टैक्स है जो आपको देना है, बट दैट इज योर बिजनेस एक्सपेंस, तो वो अलाउड तो हो जाता है, बट अगर आपने इसका पेमेंट कर दिया तो ही ये खर्चा अलाउड है, अदरवाइज अलाउड नहीं है। वहाँ पे लिखा हुआ है एनी टाइप ऑफ टैक्स। अब जब मैं बोलता हूँ एनी टाइप ऑफ टैक्स, मुझे बताइए, हमारे बिल्डिंग से रिलेटेड भी तो हमारे कुछ टैक्सेस पे करने पड़ते हैं ना हमें, गवर्नमेंट को या लोकल अथॉरिटी को, लोकल अथॉरिटी भी ऑल्सो इट्स अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो जब हमें म्युनिसिपल टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, रेट्स एंड टैक्सेस, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर सेक्शन 30 देखिए, सेक्शन 30 किस किस को कवर करता है, बिल्डिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस, जो आपके बिजनेस की बिल्डिंग है उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस लाइक रेंट ऑफ बिल्डिंग, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, और फिर नेक्स्ट है रेट्स एंड टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग, रेट्स एंड टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग। क्या ये भी सेक्शन 30 अलाउ करता है? आंसर इज यस, अलाउ करता है, बट इसके ऊपर एक और सेक्शन के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। कौन से सेक्शन के? 43B के। क्यों 43B के होंगे? क्योंकि 43B के कुछ कहता है कि कुछ एक्सपेंसेस, 43B कहता है सर्टन एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस पर ही अलाउड हैं, अगर आपने उनका पेमेंट करा है तो ही अलाउड होंगे, चाहे असेसी अपने अकाउंट्स मर्केंटाइल सिस्टम पर ही क्यों ना बना रहा हो। अपने अकाउंट्स अगर असेसी ड्यू बेसिस पर भी बना रहा है तो भी हम वो एक्सपेंसेस सिर्फ कैश बेसिस पर ही अलाउ करेंगे। सभी एक्सपेंसेस के बारे में नहीं कहता, कुछ 5-6 एक्सपेंसेस की लिस्ट है, ठीक है। पूरी लिस्ट अभी मुझे नहीं करानी है, 43B में मैं डिस्कस करूंगा 43B में, बट अभी मुझे उसमें से एक एक्सपेंस को पिक कर लिया मैंने। कौन सा? एनी टाइप ऑफ टैक्स। अब मुझे बताइए, रेट्स एंड टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग भी तो टैक्सेस है ना, पेबल टू गवर्नमेंट, तो ये एक्सपेंस अलाउड होता है, ये अलाउड तो होता है अंडर सेक्शन 30, बट साथ साथ में इसके ऊपर देखना पड़ता है क्या ये पे हुआ। अगर ये पे हुआ तो ही अलाउड है। ये बात किसने बोली? 43B ने। यानी कि रेट्स एंड टैक्सेस के ऊपर हमें 2 सेक्शन से पास कराना पड़ेगा, मतलब 2 सेक्शन इसको अलाउ कराएंगे। एक तो सेक्शन 30 अलाउ करा देता है, हाँ भाई बिल्डिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं,
साथ साथ में मैं लिख रहा हूं, वर्ड यूज कर रहा हूं, सब्जेक्ट टू 43 कैपिटल बी, सब्जेक्ट टू 43B। 43B का मतलब, सब्जेक्ट टू 43B का मतलब क्या हुआ कि 43B की भी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए तभी अलाउड है। और 43B की कंडीशन है क्या? पेमेंट होना चाहिए सर इसका। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, आप चाहें तो ये वाला लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब आपको नहीं लिखना है अभी, आप जस्ट यू कैन राइट दिस पर्टिकुलर लाइन। ठीक है, अगर इन केस अगर आपने पूरा लिखा है तो आप लिख दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। वैसे बुक में तो आपकी लिखा हुआ ही है, बट आई वुड रिकमेंड कि लिख लेना ये सारी बातें, ये जो मैंने लिखवाया है इतना पोर्शन। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा था। लेट्स एग्जाम्पल है, एक P&L अकाउंट है मिस्टर एक्स का, और डेबिट साइड में कुछ एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं। जैसे लिखा हुआ है रेंट ऑफ बिल्डिंग 2 लाख, लिखा हुआ है रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग 1 लाख, लिखा हुआ है टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग 1.5 लाख, और कुछ नेट प्रॉफिट आ रहा होगा, जो भी आ रहा होगा उससे कंसर्न नहीं हूं मैं। ठीक है, मुझे बताइए रेंट ऑफ बिल्डिंग, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग, ये कौन सी बिल्डिंग है जो बिजनेस में यूज होती है? आपको पता है कि ये सारे के सारे खर्चे सेक्शन 30 अलाउ करता है। सेक्शन 30 से लेकर 37 कौन से होते हैं? एक्सपेंसेस अलाउड, जिसमें से हम लोग सेक्शन 30 पढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन में ये गिवन मान लेते हैं नहीं है कि अकाउंट्स कैसे मेंटेन होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? मर्केंटाइल सिस्टम पे होते हैं। चाहे मान लेते हैं गिवन भी है कि अकाउंट्स ड्यू बेसिस पर, मतलब मर्केंटाइल सिस्टम पर फॉलो होते हैं। ठीक है, मर्केंटाइल सिस्टम पर फॉलो करते हैं हम लोग। और इंफॉर्मेशन में ये दिया हुआ है कि नन ऑफ द एक्सपेंसेस, रेंट, रिपेयर या टैक्सेस, कुछ पे नहीं करा हमने, कुछ भी पे नहीं करा। मान लेते हैं खर्चा था, पे करना है, बट स्टिल इट इज आउटस्टैंडिंग, कुछ भी पे नहीं करा, ये पूरा का पूरा खर्चा आउटस्टैंडिंग है, हम पे करेंगे इसको। ठीक है, पूरा ईयर खत्म हो गया, उसके बाद भी हमने पे नहीं किया इसको। तो मैं क्या बोलूँगा, बिकॉज अकाउंटिंग हो रही है ड्यू बेसिस पर, तो सारे के सारे खर्चे ड्यू बेसिस पर अलाउड हो जाएंगे, वेदर इट इज पेड और नॉट, एक्सेप्ट दोज एक्सपेंसेस जो 43B में कवर्ड होते हैं। तो क्या रेंट ऑफ बिल्डिंग पे हुआ? आंसर इज नो सर, कुछ पे नहीं हुआ। बट फिर भी मैं क्या बोलूंगा? अलाउड है, सेक्शन 30 लगेगा इसके ऊपर। क्या इसके ऊपर सेक्शन 43B लगता है? रेंट के ऊपर नहीं लगता। किसके ऊपर लगता है? वो टैक्सेस के ऊपर लगता है। और भी जो 2, 3, 4 पॉइंट्स हैं वो भी अलग अलग पॉइंट्स हैं, रेंट वगैरह, रिपेयर्स वगैरह के खर्चे नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपने ये एक्सपेंस पे नहीं भी किया है तो भी अलाउड है, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ सेक्शन 30 लगता है। अगर आपने रिपेयर ऑफ बिल्डिंग पे नहीं किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेक्शन 30 अलाउ करता है इसको। बट जब आप टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग की बातें करते हैं तो इसके ऊपर 2 सेक्शन लगते हैं। एक तो सेक्शन 30, साथ साथ में सब्जेक्ट टू 43B, आपको 43B की भी कंडीशंस फुलफिल करानी पड़ेगी। मतलब 43B की कंडीशन क्या है? पे हुआ हो। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसमें से कुछ पे नहीं हुआ, रेंट पे नहीं हुआ, रिपेयर पे नहीं हुआ, टैक्सेस पे नहीं हुए, तो आप 1.5 लाख का ये जो एक्सपेंसेस हैं इसको आप अलाउ नहीं कर सकते, इसको आप अलाउ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 43B की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, 43B इसको डिसअलाउ कर देगा। मैंने कहा था ना, जब मैंने आपको समझाया था कि सेक्शन 28 फर्स्ट सेक्शन PGBB का चार्जिंग सेक्शन है, 29 कंप्यूटेशन है, 30 से लेकर 37 सेक्शंस आते हैं जो अलाउ करते हैं एक्सपेंसेस। और फिर मैंने कहा था कि कुछ ऐसे सेक्शंस आएंगे जो अलाउ नहीं करते हैं। तो 43B एक सेक्शन है जो अलाउ नहीं करता कुछ एक्सपेंसेस को, क्योंकि अगर वो पे नहीं हुए हैं। बट देयर आर ओनली फ्यू लिस्ट। ठीक है, कुछ 5-6 एक्सपेंसेस की लिस्ट है जो हम 43B में करेंगे। बट अभी के लिए फिलहाल मैंने एक आपको एक्सपेंस बता दिया है, टैक्सेस, एनी टाइप ऑफ टैक्सेस। एंड बिकॉज म्युनिसिपल टैक्सेस भी एनी टाइप ऑफ टैक्स में आएगा, तो ये अलाउड होगा ओनली एंड ओनली व्हेन इट इज पेड। सबको समझ में आ गया? इसको हम अलाउ नहीं करेंगे, और अलाउ नहीं करेंगे तो ये प्रॉफिट में ऐड बैक हो जाएगा व्हाइल डूइंग योर कंप्यूटेशन। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी और बातें बताता हूँ इसके बारे में।
लेट्स से ये किसी एसएससी का पीनल अकाउंट है फॉर ईयर एंडिंग, या फिर मैं लिख देता हूँ प्रीवियस ईयर 2021, मतलब एंड हो रहा है 31 मार्च 21 को। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। लेट्स से यहाँ पर दिया हुआ है डेबिट साइड में आपके एक्सपेंसेस टू रेंट ऑफ बिल्डिंग 5 लाख, टू रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग 4 लाख, टू टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग 2 लाख। ठीक है, तो आपके कुछ एक्सपेंसेस हैं, बाकी राइट साइड में इनकम होगी, यहाँ पर नेट प्रॉफिट होगा, दैट आई डोंट नीड राइट नाउ। तो मुझे प्लीज़ बताइए, रेंट ऑफ बिल्डिंग 5 लाख अलाउड होगा ना, वेदर इट इज़ पेड और नॉट पेड? क्योंकि कुछ भी नहीं दिया हुआ, वी ऑलवेज एज्यूम कि मर्केंटाइल सिस्टम पर आप अपने अकाउंट्स बना रहे हैं ड्यू बेसिस पर, सो दिस इज़ अलाउड। लेट्स से इंफॉर्मेशन में गिवन है, नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गिवन है, और यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में गिवन था रेंट एंड रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग पेड ऑन 15 मई 2021। लेट्स से ऐसा दिया हुआ है कि आपका देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है प्रीवियस ईयर 2021 का, ये एंड हो रहा है 31 मार्च, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पर डेट भी लिखी 31 मार्च 21 को ये एंड हो रहा है। रेंट ऑफ बिल्डिंग आपने पे किया 15 मई 21 को। ठीक है, आप मुझसे कह सकते हैं सर अगर हमने पे भी नहीं किया ना इसको तो भी ये अलाउड है, बिकॉज इसके ऊपर सेक्शन 30 कहता है कि ये दोनों सेक्शन 30 में अलाउड हो जाते हैं। बट टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग के बारे में हम लोग जानते हैं कि सेक्शन 30 में अलाउड तो है, बट इसके लिए एक और कंडीशन देखी जाती है 43B की। 43B हम और दूसरा पॉइंट देखते हैं। मान लेते हैं कि इंफॉर्मेशन में जो सेकंड पॉइंट है वो कहता है कि टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग पेड ऑन 30th जून 21। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर तो ये पे नहीं हुए, ये कब पे हुए? 30th जून 21 को। ठीक है, एग्री है ना, क्योंकि ये ईयर था अप्रैल 20 से लेकर मार्च 21 तक। इस साल का खर्चा तो था 2 लाख रुपीस, बट आपने पे किया है नेक्स्ट ईयर जाके, तो प्लीज़ बताइए क्या ये अलाउड होगा? सर आपने बताया था कि ठीक है, मैंने ये बताया था कि अगर सेक्शन 30 में अलाउड है, बट 43B भी इसके ऊपर चेक करते हैं, वी चेक 43B ऑल्सो कि वेदर इट इज़ पेड और नॉट। तो क्या ये ड्यूरिंग द ईयर पे हुआ? द आंसर इज़ नो सर, ईयर ख़त्म होने के बाद पे हुआ, तो इसका मतलब ये अलाउ नहीं होना चाहिए, पक्का अलाउ नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर। बट आपको ये समझना है 43B ये कहता है कि अगर आपने कोई भी एक्सपेंस है जो 43B के अंदर आता है, जैसे कि टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग, अगर आपने इसको ड्यूरिंग द ईयर पे कर दिया तो भी अच्छी बात है, ड्यूरिंग द ईयर पे कर दिया। इवन वो ग्रेस पीरियड देता है इसको, वो कहता है कि अगर आपने इसको ROI की ड्यू डेट तक भी पे कर दिया तो भी अलाउड है। ROI को पूरा नाम क्या है इसका? ROI का रिटर्न ऑफ इनकम। ROI इज, आपको पता है ना, मैंने पहले भी 1-2 बार डिस्कस कर चुका हूँ आपको कि हर साल अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। ठीक है, हर साल आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, और आप लोगों को रिटर्न कब तक फाइल करनी पड़ती है? जब ईयर ख़त्म हो जाता है उसके बाद। तो जनरली आपको इसमें 4 मंथ्स का टाइम पीरियड मिलता है। तो जो ड्यू डेट होती है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यू डेट ऑफ ROI, रिटर्न ऑफ इनकम की जो ड्यू डेट होती है, वहाँ तक भी अगर आप पे कर दें तो भी अलाउड होता है। यानी कि अगर ये मैंने ड्यू डेट तक भी फाइल करा, और वो ड्यू डेट कब होती है? जब हमारा ईयर ख़त्म हो जाता है। जैसे ही हमारा ईयर ख़त्म होता है उसके बाद हम अपनी रिटर्न फाइल करना शुरू कर देते हैं। तो जनरली हम लोगों को
4 महीने मिलते हैं रिटर्न फाइल करने के। 4 महीने का मतलब होता है कि 31 मार्च 21 जब ईयर एंड होगा उसके बाद आप रिटर्न फाइल करते हो। रिटर्न हम लोग समझते हैं अपनी एक स्टेटमेंट जिसमें आप बताते हो कि आपकी पूरे साल में प्रीवियस ईयर में कितनी इनकम थी। और वी ऑल अंडरस्टैंड कि ये रिटर्न प्रीवियस ईयर एंड होने के बाद ही फाइल हो सकती है, क्योंकि हमें पूरे साल की इनकम बतानी होती है। और जब मैंने कहा कि हमें 4 मंथ्स का टाइम पीरियड मिलता है, इसका मतलब अगर आप 31 मार्च 21 से 4 मंथ्स काउंट करेंगे तो आपको मिलने वाला है 31 जुलाई 2021। इसका मतलब 43B। अब देखिए, मैं 2-3 चीज़ें मैं एक साथ बता रहा हूँ अब आपको ना। मैंने रिटर्न की ड्यू डेट भी बता दी, 43B भी डिस्कस कर रहा हूँ, तो कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा ना यहाँ पर। आई एम अगेन कमिंग बैक। सेक्शन 43B डील करता है कुछ सर्टन एक्सपेंसेस से। वो ये कहता है कि बाकी के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो अक्रूवल बेसिस पर या कैश बेसिस पर एज पर द मेथड ऑफ अकाउंटिंग अलाउड है। मतलब जनरली अक्रूवल बेसिस पर अलाउड है, वेदर दे आर पेड और दे आर नॉट पेड, दे आर अलाउड। बट 43B कुछ 5-6 एक्सपेंसेस की लिस्ट देता है। देयर आर सर्टन स्पेसिफिक एक्सपेंसेस। 43B कुछ एक्सपेंसेस की लिस्ट देता है। वो ये कहता है कि ये एक्सपेंसेस तभी अलाउड होंगे इनकेस अगर आपने इसका एक्चुअली पेमेंट किया है, तभी अलाउड होंगे। यानी कि एक्सेप्शनल एक्सपेंसेस हैं ये। इसके ऊपर एक्सेप्शन लग गई कि अगर आप पे करेंगे तो ही अलाउड है, पे नहीं करेंगे अलाउड नहीं है सर। ठीक है, जिसमें से एक एक्सपेंस है एनी टाइप ऑफ टैक्सेस। अब क्योंकि ये बिल्डिंग बी के ऊपर जो टैक्सेस हैं दीज आर आल्सो एनी टाइप ऑफ टैक्सेस, तो इसका मतलब ये भी 43B इसके प्रोविजंस इसके ऊपर लगते हैं। 43B बोलता है कि एक्चुअल पेमेंट होनी चाहिए। कब तक? अब हमने पूछा कि कब तक पेमेंट होनी चाहिए। नॉर्मली लगा हमें कि ड्यूरिंग द ईयर पे हो जाए, बट 43B ने कहा नहीं, मैं थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम पीरियड दे रहा हूँ आपको। 43B ने बोला कि अगर आप जिस साल के ये एक्सपेंसेस हैं उसकी जो ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने की, रिटर्न इज एन स्टेटमेंट ऑफ इनकम, जो हम बताते हैं कि हमारी पूरी साल की इनकम कितनी हुई है। तो 43B कहता है जो ROI की रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट है वहां तक भी अगर आप पे कर देंगे तो आई एम ओके विद इट, मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ROI की ड्यू डेट क्या है। इसके लिए एक चैप्टर आएगा रिटर्न ऑफ इनकम का, वहाँ पर मैं बहुत डिटेल में बातें करूँगा, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको रिटर्न की ड्यू डेट बता देता हूँ। तो जनरली जो रिटर्न की ड्यू डेट होती है वो 4 महीने हमें मिलते हैं ईयर एंड होने के बाद, कि 4 महीने तक हमें रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए। लॉ ये कहता है। हाँ, प्रैक्टिकली ये कभी कभी एक्सटेंड हो जाती है, जैसे कोविड की वजह से इसको एक्सटेंड करना पड़ा इस साल, बट आपको वो एक्सटेंडेड डेट्स नहीं याद करनी है। यू शुड लर्न दोज डेट्स विच आर गिवन बाय लॉ। लॉ कितना कहता है, वो एक्सटेंशन तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में किसी पर्टिकुलर ईयर में एक्सटेंड हो जाती है। ठीक है, तो वो हमें हर साल के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि लॉ क्या कहता है। तो जब हम रिटर्न ऑफ इनकम का एक सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन याद कराऊंगा बट अभी नहीं, चैप्टर आएगा 139(1) एक सेक्शन है, वहाँ पर बात करेंगे, अभी नहीं। बट यू शुड नो द ड्यू डेट्स। तो रिटर्न हमारी फाइल हो जानी चाहिए 31 जुलाई 2021 तक। कुछ लोगों के लिए जब उनके अकाउंट्स, अगर कुछ लोगों के लिए अकाउंट्स ऑडिट होना ज़रूरी होता है, बात करूँगा कि किस किस का ऑडिट होता है, तो उन लोगों के लिए ड्यू डेट कुछ एक्स्ट्रा बढ़ाई गई है। और इस साल फाइनेंस एक्ट 2020 से, मतलब जो 2021 में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, वहाँ पर अमेंडमेंट भी आई है उस सेक्शन में। पहले वो 30 सितंबर होता था, अब वो 31 अक्टूबर हो गया है। यानी कि जिन लोगों के अकाउंट्स ऑडिट होने ज़रूरी होते हैं उनके लिए ड्यू डेट हो जाती है 31 अक्टूबर 21। अब क्वेश्चन आ सकता है आपका, सर किस किस लोगों के अकाउंट्स ऑडिट होने ज़रूरी होते हैं? तो क्वेश्चन तो आपका अच्छा है, बट दिस इज़ नॉट अ करेक्ट टाइम। PGBB में ही पढ़ेंगे, टैक्स ऑडिट का एक सेक्शन आएगा। ठीक है, टैक्स ऑडिट का एक सेक्शन आएगा, वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस किस को ऑडिट कराना ज़रूरी होता है। अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना समझ लीजिए कि ऐसा भी कुछ कंसेप्ट होता है कि जिन लोगों के लिए ऑडिट कराना ज़रूरी होता है
उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिला है उनको, ठीक है। नॉर्मल लोगों के लिए कितना ड्यू डेट है? 31 जुलाई। जिन लोगों को ऑडिट कराना ज़रूरी होता है उनके लिए 31 अक्टूबर। एक और ड्यू डेट होती है 30 नवंबर, जिन लोगों के इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है तो इतना नहीं जाते अभी, ठीक है, वहाँ तक नहीं जा रहे हैं। आप अभी फ़िलहाल के लिए 2 ड्यू डेट्स को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कैसे याद करेंगे इसको नॉर्मली, कि जैसे ही ईयर ख़त्म होता है उसके 4 महीने मिलते हैं हमें। तो मार्च में ईयर एंड हुआ, यहाँ पर देख लीजिए, मार्च में ईयर एंड हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई के एंड तक हमें रिटर्न फाइल करनी है। अगर हमारे अकाउंट्स ऑडिट वगैरह होने होते हैं तो उसके लिए हमारी 31 अक्टूबर, पहले 30 सितंबर होता था लास्ट ईयर तक, अब 2021 एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स अभी चेंजेस अमेंडमेंट आ गई है, 31 अक्टूबर हो गया है। 30 नवंबर भी एक ड्यू डेट होती है, बट अभी फ़िलहाल के लिए वो काम की नहीं है मेरे लिए, तो वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, करूँगा, ठीक है। पर्टिकुलर चैप्टर आएगा रिटर्न ऑफ इनकम का, वहाँ पर करूँगा अच्छे से, ओके। सबको इतनी बात समझ में आती है? 43 भी ये कहता है कि कुछ एक्सपेंसेस अलाउड हैं ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट, और इनकी पेमेंट कब तक करें ड्यूरिंग द ईयर कर दें तो भी ठीक है, बट आरओआई की ड्यू डेट तक भी कर दें तो भी ठीक है। अब जनरली अगर क्वेश्चन साइलेंट है ना तो आप ना 31 जुलाई ही मानते हुए चलिएगा, ठीक है। आरओआई की ड्यू डेट या तो क्वेश्चन में गिवन होती है, या फिर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कब कर पाएंगे? जब मैं आपको वो टैक्स ऑडिट वाला चैप्टर सेक्शन पढ़ा दूंगा, इसी पीजीबीपी में पढ़ाऊंगा, ठीक है, पीजीबीपी में ही पढ़ाऊंगा, चिंता ना करें आप। तो जनरली अभी फ़िलहाल तो मैं आपको बता दूंगा कि इसकी ये ड्यू डेट है, इसकी ये ड्यू डेट है। जनरली आप ना 31 जुलाई मानते हुए चलिएगा, ओके। अब प्लीज़ मुझे बताइए, अब आप वापस इस क्वेश्चन पर आइए, अब मुझे बताइएगा टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग 2 लाख रुपीज़ के आते हैं, कौन से ईयर को बिलोंग करते हैं ये? प्रीवियस ईयर 2021 को, मतलब जो 31 मार्च 21 को ईयर एंड हुआ है उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस थे। अब हमें पता है कि ये टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग सेक्शन 30 तो कहता है कि इसको अलाउ करेंगे, बट साथ साथ में हमें 43B को भी सेटिस्फाई कराना पड़ता है, पक्का ना? ये जो ऊपर रेंट था या रिपेयर ऑफ बिल्डिंग था, इसके ऊपर सेक्शन 30 लगता है बस। 43B बहुत कम एक्सपेंसेस के बारे में लगता है। 43B किस किस के ऊपर लगता है अभी फिलहाल के लिए जानते हैं, सिर्फ टैक्सेस के ऊपर लगता है। इसके ऊपर तो सिर्फ एक ही बैरियर है, बैरियर समझते हैं, मतलब एक ही चेक पोस्ट है इनके लिए, तो सेक्शन 30 में अलाउ कर दिया, हाँ जी ठीक है। बट इसके लिए 2 चेक पोस्ट आते हैं, एक तो सेक्शन 30, दूसरा सेक्शन 43B। सेक्शन 30 में तो सबसे पहले बिल्डिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस होने चाहिए, ठीक है, अलाउड हैं। 43B कहता है इनका एक्चुअल पेमेंट हो, और वो भी एक्चुअल पेमेंट कब तक? आरओआई की ड्यू डेट तक। अब मैं इसकी आरओआई की ड्यू डेट एज्यूम कर लेता हूँ, लेट से हमें दिया हुआ है 31 जुलाई 2021 हमें ड्यू डेट दी गई है। अब प्लीज़ मुझे बताइए, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग पेड ऑन 30 जून 21। 30 जून देखो ईयर एंड होने के बाद पे हो रहे हैं, बट आरओआई की ड्यू डेट से पहले हो रहे हैं। अगर आरओआई की ड्यू डेट से पहले ये हो रहे हैं ऑन और बिफोर, इस दिन भी होते तो भी चलता, 31 जुलाई को भी एक्सेप्टेबल हो जाता। बट हाँ, अगर ये 1 अगस्त को पे हुआ होता तो फिर अलाउ नहीं करता। तो अब इस केस में प्लीज़ बताइए 43B सेटिस्फाइड है? आंसर इज यस, सेटिस्फाइड है। आरओआई की ड्यू डेट तक आप पे कर सकते हैं। सबको समझ में आया? तो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है 43B, जिसको मैंने थोड़ा बहुत अभी आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें और भी एक्सपेंसेस आते हैं जो हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सारा 43B कंप्लीट करेंगे इसी चैप्टर में, पीजीबीपी में, बट अभी जस्ट इंट्रोड्यूस करना था मुझे, ठीक है। क्या होता है 43B? एक्सपेंसेस अलाउड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट, सर्टन एक्सपेंसेस अलाउड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट, जिसमें से एक एक्सपेंस हमने पढ़ लिया है, एनी टाइप ऑफ टैक्सेस पेएबल टू गवर्नमेंट। जो भी कोई टैक्स, किसी भी तरह का टैक्स है जो गवर्नमेंट को पे करते हो, उसके ऊपर 43B की भी कंडीशन सेटिस्फाई करानी होंगी, ठीक है। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि इसका पेमेंट कर दीजिए आप, या तो ड्यूरिंग द ईयर कर दीजिए, अच्छी बात है। इन केस ड्यूरिंग द ईयर नहीं कर पाए तो आप आरओआई की ड्यू डेट तक भी करोगे तो भी ठीक है, आरओआई की ड्यू डेट के बाद करोगे तो ठीक नहीं है, ठीक है। बुक से पढ़ें एक बार,
पेज नंबर 5.10 देखिएगा, सॉरी, पेज नंबर 5.10 पर लिखा हुआ है रेट्स एंड टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग। देखो सिर्फ क्या लिखा हुआ है, रेट्स एंड टैक्सेस, टैक्सेस के बारे में बातें हो रही हैं, यानी कि यहाँ पे 43B का रेफरेंस आने वाला है। डिडक्शंस आर अलाउड in respect of expenses by way of land revenue, local taxes, municipal taxes, insurance, taxes and insurance। यहाँ पर मेनली आप टैक्सेस एंड इंश्योरेंस लिखा है, यहाँ पे मेनली मतलब टैक्सेस से था। एक काम करिए, आप इंश्योरेंस काट ही दीजिए, वरना आप इंश्योरेंस से कंफ्यूज ना हो। सर इंश्योरेंस भी क्या 43B में आता है? नहीं, मेनली जो पैसे गवर्नमेंट को जाने होते हैं ना 43B में वो आते हैं, तो इंश्योरेंस आप कट ही करिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। अच्छा, मेनली ना यहाँ पर एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, वैसे आप कट भी ना करें तो भी चलेगा, यहाँ पर अभी 43B का रेफरेंस नहीं है, अभी तो नॉर्मल लिखा हुआ है कि बिल्डिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं। तो लिखा हुआ है डिडक्शंस आर अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस बाय वे ऑफ लैंड रेवेन्यू, लोकल ट्रेड्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोमाइसेस यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो बिल्डिंग है, जो प्रोमाइसेस है, उसके एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं। इवन अगर सेस रेट्स एंड टैक्सेस लेविड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट आर ऑल्सो अलाउड, मतलब अगर किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने कोई टैक्सेस लगाया वो भी अलाउड होते हैं। बट यहाँ पर बातें लिखी हुई हैं रेट्स एंड टैक्सेस के बारे में। तो ये इंश्योरेंस नॉर्मल बातें लिखी थी, बट यहाँ पर बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, तो उसको मैं ठीक ही कर रहा हूँ। यहाँ पर बातें लिखी हैं रेट्स एंड टैक्सेस के बारे में, कि जो रेट्स एंड टैक्सेस है आर अलाउड सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। 43B क्या होता है? 43B होता है, लिख लीजिएगा, सर्टेन एक्सपेंसेस allowed only on actual पेमेंट। अगर आप एक्चुअल पेमेंट करते हैं तो ही अलाउड है, ठीक है। ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट मेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ ROI। ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ ROI। ड्यू डेट ऑफ ROI क्या होती है? कुछ लोगों के लिए होती है ज़्यादातर 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर। पक्का ना, प्रीवियस ईयर के बाद आपको टाइम मिलता है, तो इसका मतलब असेसमेंट ईयर में फॉल करता है वो 31 जुलाई। कुछ लोगों के लिए होती है 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर, ठीक है। चेंजेस अमेंडमेंट के बाद जो चेंजेस आए हैं, पहले सितंबर होता था, नाउ इट इज़ अक्टूबर। और कुछ लोगों के लिए होती है 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। ये कुछ ड्यू डेट्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे किसके लिए कितना, बट मेनली अभी आप फिलहाल के लिए 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर ही अप्लाई करिएगा, ठीक है। इतना लिखा। देखो आगे लिखा हुआ है वेयर द प्रीमाइसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच दीज एक्सपेंसेस आर इनकर्ड आर नॉट यूटिलाइज्ड होली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। मतलब पार्टली आप बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, पार्टली आप किसी और पर्सनल पर्पस वगैरह के लिए करते हैं। तो हम जितना प्रोपोर्शनेट आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करोगे उतना ही एक्सपेंस लेंगे। तो देन डिडक्शन अलाउेबल शुड बी ऑन द अमाउंट प्रोपोर्शनेट टू द यूज़ ऑफ द प्रीमाइसेस फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। जितना आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करोगे हम उतना ही आपका एक्सपेंस मानेंगे, ठीक है। ये बात हम मुझे आगे भी बतानी थी, सेक्शन 38 आएगा एक आगे। देखो 30 से लेकर 37, फिर 38 का मैंने रेफरेंस ले लिया अभी। 38 कहता है प्रोपोर्शनेट, जितने भी हम एक्सपेंसेस पढ़ते हैं, जितना वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ हो रहे हैं आप उतना ही प्रोपोर्शन ले लोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि एक बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग 1/3 यूज़ होती है बिजनेस के लिए, तो अगर आपकी यहाँ पे अपने रिपेयर कराई है ना, तो कितनी रिपेयर अलाउ करोगे? 1/3, जितना बिजनेस पर्पस के लिए है, ठीक है। कोई इंश्योरेंस कराया है, कोई टैक्सेस हैं, तो बिल्डिंग बिजनेस के लिए यूज़ हो रही है, बट 1/3, तो ये सारे एक्सपेंसेस 1/3 हो जाते हैं फिर, ठीक है। करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस। आई एम कमिंग टू नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 31। सबको समझ में आ रहा है सेक्शन 30 क्या था? तो सेक्शन 30 था, ठीक है, पहले याद करिए। हम लोगों को बातें करनी है सेक्शन 30 से लेकर 37 तक। क्या होता है 30 से लेकर 37? एक्सपेंसेस अलाउड, एक्सपेंसेस अलाउड अंडर PGBP।
सेक्शन 30 हमने पढ़ा, फर्स्ट सेक्शन कहता है कि बिल्डिंग से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं, ऑल्दो अभी बहुत सारे एक्सपेंसेस बचे हुए हैं, जैसे सैलरी है, परचेजेस है, एडवर्टीजमेंट है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, फ्रेट है, ठीक है, और भी काफ़ी सारे एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं। पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में देखते हो आप, बेड डेट्स देखते हो, इंटरेस्ट देखते हो, अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देखते हो, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के। हम धीरे धीरे करके सारे पढ़ेंगे, बट फर्स्ट एक्सपेंस जो हमने पढ़ा था सेक्शन 30 में, दैट इज़ रिलेटेड टू बिल्डिंग। वो बिल्डिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं। कौन से? रेंट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस और रेट्स एंड टैक्सेस। हाँ, बट रेट्स एंड टैक्सेस के ऊपर एक एक्स्ट्रा बात कौन सी पढ़नी है? 43B की, ठीक है। सेक्शन 31, जो सेक्शन 31 है, आप चाहें तो अपने रजिस्टर में भी नोट कर सकते हैं। सेक्शन 31 कहता है कि अगर आपने कोई भी रिपेयर का एक्सपेंस करा है, किसका? बिल्डिंग का नहीं, बिल्डिंग का रिपेयर तो सेक्शन 30 आ गया, 30। 31 कहता है कि अगर आपने कोई भी रिपेयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस करा है एंड इंश्योरेंस, अगर आपने रिपेयर या इंश्योरेंस कराए का एक्सपेंस कराए, किस चीज़ के ऊपर? आपके जो बिजनेस में आप मशीन्स यूज़ करते हो, आप जो बिजनेस में अपनी मशीन्स यूज़ करते हो। अब मुझे बताइए, बिजनेस में मशीन्स यूज़ होती हैं ना, कौन सी मशीन्स हो सकती हैं बिजनेस में? सर फॉर एग्जांपल अगर हमारी कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है तो क्लोथ मेकिंग मशीन हो सकती है, स्विंग मशीन हो सकती है, और कौन सी मशीन्स हो सकती हैं? जनरेटर्स हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी बिजनेस में जनरेटर हो सकते हैं, उसका रिपेयर कराया हो तो दैट इज़ अलाउड। कार इज़ ऑल्सो अ मशीन, एग्री है मुझसे? ठीक है, कार इज़ ऑल्सो अ मशीन। तो अगर आपके बिजनेस में कोई कार आप यूज़ करते हो, आपने उसकी रिपेयर कराई है, तो वो भी अलाउड है। रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस, किसका? मशीन का या फिर फर्नीचर का, दोनों ही यहाँ पर एक्सपेंसेस अलाउड हैं। सेक्शन 30 में हमने देखा था बिल्डिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस। कौन कौन से? रेंट ऑफ बिल्डिंग, रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग और साथ साथ में टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग। इतने 4 खर्चे देखे थे बिल्डिंग से रिलेटेड। बट आप देख रहे हैं 31 में मैंने रेंट नहीं लिखा, ध्यान दिया आपने? 31 में मैंने रेंट नहीं लिखा। तो सर क्या हम कोई मशीन रेंट पर ले सकते हैं? द आंसर इज यस, बिल्कुल ले सकते हैं। मुझे प्लीज़ बताइए, आपकी एक फैक्ट्री है, आपको कोई मशीन की ज़रूरत पड़ सकती है, आप वो मशीन रेंट पर नहीं ले सकते क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या वो आपका बिजनेस एक्सपेंस नहीं है? इट इज़ योर बिजनेस एक्सपेंस। क्या वो सेक्शन 31 में अलाउड है? द आंसर इज नो, 31 में वो एक्सपेंस अलाउड नहीं है। सर पर है तो वो मेरा बिजनेस एक्सपेंस। मैंने कहा कि 31 में अलाउड नहीं है, कोई ना कोई सेक्शन आएगा अलाउ कर देगा वो भी, ठीक है। दैट इज ऑल्सो माई बिजनेस एक्सपेंस बट नॉट कवर्ड इन 31। प्लीज ध्यान दीजिएगा, 30 में जब हमने 30 किया तो बिल्डिंग से रिलेटेड रेंट भी कवर्ड था, बिल्डिंग का रेंट, बिल्डिंग की रिपेयर, बिल्डिंग का इंश्योरेंस, बिल्डिंग के टैक्सेस। यहां पर बातें हो रही हैं मशीन से रिलेटेड और फर्नीचर से रिलेटेड एक्सपेंस अलाउड है, बट कौन से? 2 एक्सपेंसेस, रिपेयर और इंश्योरेंस। तो क्या रेंट हो सकता है मशीन्स का? फर्नीचर क्या आप रेंट पे ले सकते हैं? ले सकते हैं। आगे कोई सेक्शन आएगा वो उससे डील करेगा, बट 31 सिर्फ और सिर्फ रिपेयर और इंश्योरेंस। क्या आप मेरी बात समझ गए हैं? ठीक है, मशीन या फर्नीचर। आप देखिएगा पेज नंबर 5.11 पर लिखा हुआ है रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस। किसका? प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर का। रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस, ओनली रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस, रेंट नहीं, रेंट ऑफ मशीन, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं यहां पर, रेंट ऑफ मशीन is covered in another section। सेक्शन आएगा एक आगे, 37 बता देता हूँ अभी, वैसे लिखना चाहे लिख दीजिए, बट यहाँ पे अभी मुझे नहीं, क्योंकि अभी मैंने 37 पूरा नहीं बताया, वहाँ तक नहीं पहुँचा, इसलिए मैंने 37 नहीं लिखवाया है। बट मैंने इतना बता दिया कि रेंट ऑफ मशीन या रेंट ऑफ मशीन हो या फर्नीचर भी हो,
ठीक है, अब ऐसे मत बोलना सर फर्नीचर नहीं लिखा आपने, मुझे कुल मिला के बताना था रेंट के बारे में। जो रेंट का खर्चा है वो अलाउड तो होता है बट 31 में अलाउड नहीं होता। तो रिपेयर्स या इंश्योरेंस, रिपेयर्स कौन सी, जो नॉर्मल रेवेन्यू नेचर की रिपेयर है। अगर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करा दिया तो वो अलाउड नहीं करेंगे, याद है आपको, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर तो डेप्रिसिएशन लेते हैं। सो दिस इज रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीन। यहाँ पे ये सारी बातें लिखी हुई हैं, बट अगर वो कैपिटल नेचर की रिपेयर है तो हम अलाउ नहीं करेंगे, उसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन लगेगा। कैसे लगेगा डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सेक्शन 32 में। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके लिए, आप लोग करेंगे, मैं ओरली बता देता हूँ इसको। लिखा हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस का एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, रेंट ऑफ बिल्डिंग 2 लाख, टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग 5 लाख। देखो आपको पता है रेंट ऑफ बिल्डिंग तो अलाउड होता है 2 लाख, सेक्शन 30 में अलाउ कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 लाख टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग सेक्शन 30 में अलाउड तो होता है, बट अगर इसके बारे में ये बोल दिया कि ये पे नहीं हुआ है, ठीक है, पे नहीं हुआ है तो फिर अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है रेंट ऑफ बिल्डिंग इज नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर, कोई बात नहीं है, रेंट के ऊपर तो 43 भी लगता नहीं है, रेंट अगर पे भी नहीं करा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग पेड 3 लाख। अब देखो टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग पेड, ड्यू डेट वगैरह कुछ नहीं बोली गई, तो मान लेते हैं सिर्फ 3 लाख ही पे हुए हैं अभी तक। तो यहाँ पर कितना डेबिट कर रखा था आपने, 5 लाख, बट इसमें से कितना पे हुआ है, सिर्फ 3। तो 3 लाख तो ठीक है, बट 2 लाख आपने पे नहीं करा है, उसको ऐड बैक करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे। बताओ इसको कैसे लिखेंगे, देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट 15 लाख। रेंट तो अलाउड था, स्टेप 1 नेट प्रॉफिट लिखना है, स्टेप 2 एक्सपेंसेस देखना, दोनों एक्सपेंसेस थे, लग रहा था अलाउड थे, बट इन्फॉर्मेशन में रेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है बट हमारे काम की नहीं है इतनी, क्योंकि रेंट अगर पे नहीं भी हुआ तो भी चलेगा। तो ये तो रेंट को तो मैं कुछ नहीं करूँगा, बट हाँ इसमें ऐड करूँगा मैं टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि आपने डेबिट साइड में 5 लाख लिख रखा था P&L अकाउंट में, बट कितना पे हुआ है, 3 लाख। टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग नॉट पेड, कितना पे नहीं हुआ था, 2 लाख, तो आप इसको ऐड बैक कर देंगे। अगर आपको सेक्शन याद है, जो कि 43B, मैं कोशिश करूँगा कि आपको याद हो जाए, तो 43B लिख दीजिएगा, अंडर सेक्शन 43B अलाउ नहीं करा आपने। ठीक है, तो कितना हो गया, 17 लाख आपकी पीजीबीपी की इनकम आ गई। क्लियर है, तो ये आप लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल 2 आपका होमवर्क रहेगा। देखो रेंट ऑफ बिल्डिंग पे करा है 1 नवंबर को, कोई बात नहीं तो भी चलेगा, बट टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग पे करा है 15 नवंबर को। यहाँ पे ड्यू डेट लिख देना, ड्यू डेट ऑफ ROI मान लेते हैं 31 जुलाई है। ठीक है, 31 जुलाई 21। तो टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग अगर 15 नवंबर को पे करा है तो ये अलाउ नहीं करोगे, रेंट ऑफ बिल्डिंग तो अलाउ रहेगा, तो आप सिर्फ 2 लाख अलाउ कर दोगे, तो आंसर आपका ना 12 लाख आएगा, 10 लाख ये और 2 लाख ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आप कर सकते हैं आराम से। रेंट ऑफ बिल्डिंग कभी भी पे कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग अलाउ तभी करना, टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग अलाउ कभी करना जब ड्यू डेट से पहले पहले हुआ हो, तो ड्यू डेट भी 31 जुलाई ही मानिए। ये ठीक है, ये ठीक है, बट ये ठीक नहीं है, 2 लाख ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग 4 लाख थे, 4 लाख में से कितना पे करा है, 4 लाख में से आपने पे किया है 1 लाख सही है, 50,000 सही है, 2 लाख गलत है। अब देखो अगर इसका टोटल आप करते हो तो 1 लाख 50,000 और 2 लाख टोटल आता है 3.5 लाख, और ऊपर दिया था 4 लाख। इसका मतलब 50,000 अभी भी पे नहीं हुआ है, सब लोग समझते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग पेड एज फॉलोज। अब देखिए टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग ऊपर दिए थे 4 लाख, इसको ना रिपेयर ऑफ कर लेना, रिपेयर ऑफ मशीन, रिपेयर ऑफ मशीन। ठीक है, रेट्स नहीं, मशीन के टैक्सेस नहीं होते हैं, मशीन की रिपेयर होती है। ओके, मैं वापस आता हूँ। टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग ऊपर लिखा था 4 लाख और ये लिखा हुआ है कि पेड एज फॉलोज। इसका मतलब आपने कितना कितना पे करा, आपने अभी 1 लाख पे करा है, फिर 50,000 पे करा है, अभी भी कितने बचे हैं 2.5 लाख, फिर 2 लाख पे कर दिया, अभी भी कितने बचे 50,000, यानी कि 50,000 अभी पे ही नहीं हुए होंगे। ठीक है, तो आप मुझसे ये मत पूछेगा सर इसका टोटल 4 लाख क्यों नहीं आ रहा, अरे अभी पे नहीं करे,
तो जितना जितना पे करा उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी, तो बाकी का 50,000 स्टिल नॉट पेड। तो हम ये दोनों तो अलाउ कर देंगे जो पे हो गया ROI की ड्यू डेट से पहले पहले। 31 जुलाई हमने ROI की ड्यू डेट मानी, पूरा लिख देता हूँ 2021। तो 1 लाख अलाउड है, 50,000 अलाउड है, 2 लाख अलाउड नहीं है, और 50,000 जो आपने पे नहीं करे वो भी अलाउड नहीं है। तो सिर्फ आपका 1.5 लाख ही, ये दोनों ही टाइम से पे हुए, इतना अलाउ करिएगा आउट ऑफ 4 लाख। मैं ऐसा कह सकता हूँ 1.5 लाख पेड अप टू ड्यू डेट ऑफ ROI। पक्का ना? बाकी का जो बचेगा ना 2.5 लाख नॉट अलाउड। क्यों अलाउ नहीं है? क्योंकि आपने उसको ROI की ड्यू डेट तक पे नहीं किया, ROI की ड्यू डेट तक पे नहीं किया। और देखो रेंट ऑफ बिल्डिंग लिखा हुआ है, रेंट ऑफ बिल्डिंग इतना इतना पे करा। रेंट ऑफ बिल्डिंग तो कभी भी पे करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अकाउंट्स कैसे मेंटेन हो रहे हैं कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो किस बेसिस पर हो रहे हैं? मर्केंटाइल सिस्टम पर। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हम एज्यूम करते ही करते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है मर्केंटाइल सिस्टम, वी ऑलवेज एज्यूम कि मर्केंटाइल सिस्टम, मतलब आपको आंसर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो रेंट ऑफ बिल्डिंग बिल्कुल ठीक है। इंश्योरेंस ऑफ मशीन, अच्छा रेंट ऑफ बिल्डिंग बताओ, सेक्शन बताओ मुझे। रेंट ऑफ बिल्डिंग अलाउड होता है सेक्शन 30 या 31? बिल्डिंग से रिलेटेड रेंट है 30 में अलाउड है। इंश्योरेंस ऑफ मशीन अलाउड है 31 में। टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग के लिए हम चेक करते हैं सेक्शन 30 प्लस 43B। सेक्शन 30 सब्जेक्ट टू 43B। क्लियर है? पर्सनल एक्सपेंसेस तो अलाउड नहीं होते, पर्सनल खर्चे तो अलाउड नहीं होते। रिपेयर ऑफ मशीन अलाउड होती है सेक्शन 30 या 31। रिपेयर ऑफ फर्नीचर होता तो भी अलाउड होता 31 में, ठीक है। टैक्सेस के बारे में, जो टैक्सेस हैं किसी भी तरह के टैक्सेस, अभी फिलहाल के लिए हमने बिल्डिंग के टैक्सेस पढ़े हैं, उसके ऊपर 43B लगेगा। अब देख लीजिएगा इसका आंसर क्या आएगा। मैं यहाँ पर नॉर्मली लिख देता हूँ, बाकी आप लोग करेंगे। इसमें से सबसे पहले हमारा स्टेप 1 होता है नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट लिखना। नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट 10 लाख। स्टेप 2 क्या होता है? एक्सपेंसेस देखना। तो आपने ये एक्सपेंस देखा, ठीक है, ये एक्सपेंस देखा, ठीक है। टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग, ये एक्सपेंस देखा कि ये ठीक तो लग रहा था बट अभी तक पूरा पे नहीं हुआ है, तो कितना पे हो गया था 1.5, कितना पे नहीं हुआ है 2.5 लाख, अभी ROI की ड्यू डेट के बाद पे हुआ, या 50,000 तो अभी हुआ ही नहीं। तो जो ROI की ड्यू डेट के बाद पे हुआ तो वो इस साल अलाउ नहीं होगा। तो इसमें ऐड कर देंगे हम लोग, ऐड टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग नॉट पेड अप टू ROI ड्यू डेट। ये सिंपल आप ये भी लिख सकते थे नॉट पेड, बट फिर भी अभी मैं फिलहाल आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ नॉट पेड अप टू ROI ड्यू डेट। सेक्शन याद है तो लिख दीजिए, और कोशिश करिए ये सेक्शन याद हो जाए आपको, इसलिए मैं बार बार लिखवा रहा हूँ आपसे 43B। कितना आपने डेबिट कर रखा था 4 लाख, बट इसमें से 1.5 सही था, ये 1.5 सही था, 2.5 को ऐड बैक कर दीजिएगा। 2.5 लाख को ऐड बैक कर देंगे। उसके बाद पर्सनल एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होते। पर्सनल एक्सपेंस तो कहीं पर भी अलाउड नहीं होते। सर अभी हमने पढ़ा नहीं, तो क्या पर्सनल एक्सपेंसेस मुझे बताओ। नहीं पढ़ा आपने, बट नॉर्मल समझो कि पर्सनल एक्सपेंसेस कभी अलाउ कर सकते हो। द आंसर इज नो, पर्सनल एक्सपेंसेस तो नॉट अलाउड। पर्सनल एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। कितना? 1 लाख, ठीक है। बाकी एक्सपेंसेस तो सही था। तो हमने स्टेप 2 क्या होता है? एक्सपेंसेस देखना। तो ये एक्सपेंस और ये एक्सपेंस, ये दोनों अलाउ नहीं करे हमने। स्टेप 3 होता है इनकम देखना। इनकम की साइड तो कुछ है नहीं, तो छोड़ देंगे। स्टेप 4 होता है इन्फॉर्मेशन देखना। रेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, इतना इतना पे करा, कब कब पे करा, वी आर लीस्ट कंसर्न्ड। टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन चेक कर ली थी, ये दोनों तो ड्यू डेट तक पे हो गए हैं। ये इसके बाद जो नहीं पे हुआ है, ठीक है, वो अलाउ नहीं करेंगे। तो 1.5 अलाउ करा, बाकी का 2 लाख अलाउ नहीं करा क्योंकि ड्यू डेट के बाद हुआ। 50,000 एक और था, वो हमने वैसे ही अलाउ नहीं करा क्योंकि वो अभी तक पे ही नहीं था। पक्का? तो हमारे पास यहाँ पर हमारा PGBP आ जाता है
13.5 लाख। दिस इज PGPP। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट सेक्शन 32 डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो 2 सेक्शन पता चल गया आपको। हम लोग 30 से लेकर 37 की कैटेगरी कर रहे हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउड हैं। हमने 30 कर लिया बिल्डिंग से रिलेटेड, रेंट, रिपेयर्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। 31 कर लिया मशीन या फर्नीचर से रिलेटेड, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस। ठीक है, रेंट ऑफ मशीन होगा या रेंट ऑफ फर्नीचर होगा 31 में नहीं है, कोई और सेक्शन आएगा वो बताएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे सेक्शन 32। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन है सेक्शन 32, थोड़ा सा बल्कि थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है बट है बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद सेक्शन 32 डेप्रीसिएशन। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।